बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बीए द्वितीय वर्ष यानी कि बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन के बारे में जानेंगे। पेपर वन का क्या नाम है? पेपर वन का नाम है आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। पेपर का क्या नाम है भाई? एक बार फिर से सुनिए। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम? अंग्रेजी में इसी पेपर का आपके नाम है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ओके। जिस पेपर में यानी इस पेपर में आप जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनके द्वारा जो दिए गए विचार हैं तो उनके इतिहास को हमको समझना है, यानी कि किस हिसाब से विचार हमारे समक्ष आते हैं शुरुआत से लेकर के, यानी विचारों का जो इतिहास रहा है वो जनरली क्या रहा है, इसके बारे में हमको जानना है। और शायद किसी विश्वविद्यालय का पेपर कल है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इसकी परीक्षा नहीं है उनके लिए तो एकदम से सोचिए कि एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ओके। इससे पहले आपको बता दूं एक मॉडल पेपर मेरा अवेलेबल और पहले से 2022 का, 2021 वाला भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो 2022 में पेपर हुए हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की वो आपके चैनल पर पहले से उपलब्ध है, तो आप उनको देख करके एक अंदाजा लगा सकते हो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में फंसते हैं। ओके। और विश्वसनीयता के साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप आसानी से बने, क्योंकि कभी भी आपके विश्वास से समझौता शुक्ला स्टडी पॉइंट नहीं करता, आपके विश्वास पर हमेशा 100% देने का प्रयास करता है। जितना आप विश्वास करते हो उससे 100% कहीं ना कहीं पे 100% में एक भी परसेंट नहीं कम होता है। आप लोगों के लिए पूरा मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। ये वीडियो आज खास करके ना आ पाती, लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर और जो है इंस्टाग्राम या इसी प्रकार से आप देखें फेसबुक पर भी 2-3-4 एसएमएस मेरे पास आए, और लगातार कमेंट्स तो आपकी आ ही रहे थे। तो सभी को हमने देखा कि जो है पॉलिटिकल साइंस पेपर वन का वीडियो सर जी बना दीजिए, एक और बना दीजिए। मैंने सोचा बिल्कुल आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा पूरी करता है, उसी श्रृंखला में मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष। तो आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर वन बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल पेपर यानी मसौदा एक प्रकार से किसका, जो पेपर का, यानी कि आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर को आपको कैसे लिखना है उसको बताएंगे। खास करके इसमें मैं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, और अगर समय बचता है तो हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी बताने का प्रयास करेंगे। ओके। तो इस प्रकार से आपको हम बताएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए अगर मेहनत पसंद आती है तो। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि 10-10 व्यक्तियों से वीडियो को लाइक करवाओ। 10 फ़ोन आपके घर में होंगे लगभग या नहीं है, जो जितने भी फ़ोन आपके घर में अवेलेबल हैं सभी से आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। ओके। चलिए, ये आपका उत्तरदायित्व भी है और यही मैं आपसे आशा करता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन में यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा यानी कि एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आपको बहुत सारे विद्वानों के बारे में पढ़ना, जैसे कि इकाई वन से प्लेटो, अरिस्टोटल और सिसरो के बारे में, यानी कि प्लेटो, अरस्तु और सिसरो के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में और थोड़ा सा मेडिवल, ये प्राचीन है, प्लेटो, अरस्तु और सिसरो ये सब प्राचीन जो है पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। इसके बाद में जो है कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ विशेषताएं कहाँ की मेडिवल पॉलिटिकल थॉट की, कुछ जो मध्यकालीन जो विचार है उनके विचारों का इतिहास, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं को दिखना होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि इसमें जो है थॉमस यानी कि एस.टी. थॉमस हो गई, एक्विनास हो गए, मैकियावेली, और जो है एक प्रकार से जीन बोंदा यानी जॉन बोंदा जिसको आप बोलते हैं, तो वो बोंदा वगैरह आपको मध्यकाल में देखने को मिलेंगे। इसी मध्यकाल में ही थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो और जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल, जर्मी बेंथम और जे.एस. मिल गुरु चेले थे आपस में ही। उपयोगितावाद का सिद्धांत दोनों ने दिया, और दोनों में अंतर भी कुछ ना कुछ मात्रा में, समानता भी देखी जा सकती है। तो ये सब हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन और एच.जे. लास्की, ये सब बड़े फेमस है और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना। किसी किसी के बारे में एक बार फिर सुनिए, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, इसके अलावा एस.टी. थॉमस, एक्विनास, मैकियावेली और बोंदा। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बेंथम, ओके, थॉमस हॉब्स, जे.एस. मिल, जॉन लॉकी, जे रूसो। ओके, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आप देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टी.एच. ग्रीन और एच.जे. लास्की। बस इतने लोगों के बारे में आपको अपने इस पेपर में पढ़ना है। तो आइए इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इससे बाहर आपका कुछ आने वाने वाला है नहीं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को, बिना समय गवाए हुए आसानी से हमारे एक मुद्दे को समझेंगे।
देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ये मॉडल पेपर है। आइए हम इस चर्चा करते हैं अति लघु उत्तरीय। देखिए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो अधिकतर विश्वविद्यालयों में 50 शब्दों को में लिखने के लिए बोले जाते हैं। सभी प्रश्न करने होते हैं खंड आ के, ओके, यानी कि खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बा में लघु उत्तरीय और सा में दीर्घ उत्तरीय। अब आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है अति लघु उत्तरीय ना पूछा जाए तो लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, तो यही इसी प्रकार से पूछा जाएगा, यही सब लघु उत्तरीय में आएंगे और मैं लघु उत्तरीय हिसाब से ही बताऊंगा ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है और परीक्षा में प्रश्न आ भी सकते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्लेटो जो है उन्होंने क्या किया है भाई, जो यूनान में जो प्रचलित शिक्षा पद्धतियां हैं उन सभी शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया उस समय की, यानी कि जब जो ये प्लेटो थे, जब प्लेटो थे उस समय की जो शिक्षाकालीन मतलब शिक्षा थी जो प्रचलित थी यूनान में खास करके, उस शिक्षा का गहन अध्ययन किया प्लेटो ने। और उसके बाद में क्या किया, प्लेटो ने शिक्षा पद्धति की योजना बनाई और प्रस्तुत करी। और प्लेटो ने शिक्षा को मुख्य रूप से अगर बात करें हम तो इन्होंने शिक्षा को दो भागों में बांटा। किसने, प्लेटो ने। ये सब आप लिखेंगे। प्लेटो ने शिक्षा को कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहली शिक्षा इन्होंने बताई कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरी शिक्षा कौन सी बताई प्लेटो ने, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा पहली शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा, यानी कि 20 वर्ष की आयु वर्ग वालों को प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कर रखा इन्होंने। और जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे वो उच्च शिक्षा में प्रवेश ले पाते थे, यानी कि अगर आप जो है प्रारंभिक शिक्षा पास कर जाओगे तो आपको जो है उसमें एडमिशन मिलेगा, किसमें, उच्च शिक्षा में। और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही राजा बनने के योग्य होता था। खास करके ये शिक्षा जो थी प्लेटो की, चूंकि ये राजनीतिक थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और चूंकि ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो प्लेटो हैं आपके, ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और खास करके जब इनके शिक्षा संबंधी विचारों की बात करते हैं तो आखिरकार इनको शिक्षा से संबंधित विचार क्यों देना पड़ा, आखिरकार जब ये शिक्षा शास्त्री नहीं थे। ये भी तो प्रश्न आपका उठता है, कभी आप लोगों ने सोचा, नहीं सोचा? तो आइए हम बताते हैं। हुआ ऐसा कि प्लेटो जो थे वो राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने सत्ता की अवधारणा को देना प्रारंभ किया। सत्ता की अवधारणा मतलब कि राजा कौन हो सकता है। तो राजा कौन हो सकता है, तो इन्होंने सोचा अगर राजा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो समाज को पढ़ाई लिखाएगा नहीं, या राजा निरंकुश होगा, या इसी प्रकार से जो कुछ उनके मन में बात आई हो उस समय उन्होंने सोचा। तो उसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्लेटो थे, उन प्लेटो महोदय ने किया क्या कि शिक्षा की अवधारणा दे डाली, और वही शिक्षा का जो सिद्धांत है हम और आप आज पढ़ते और पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन पठन पाठन इत्यादि किया करते हैं। तो यही प्लेटो ने शिक्षा को दिया था कि एक राजा के लिए कौन सी शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप लगे हाथ है जो उन्हें निपटाए दी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि अगर लड़के लोग पढ़े तो उन्होंने जान जाए कि शिक्षा क्या है, और बादी लोग दूसरे लोग पढ़े तो वो भी पता चल जाए कि हाँ जो बड़े लोग हैं वो भी जान सकें कि शिक्षा क्या है। तो प्लेटो ने कहा कि अच्छा, तो 20 वर्ष से जो नीचे वाले बच्चे हैं वो प्रारंभिक शिक्षा करेंगे, और दूसरी शिक्षा हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, जो कि 20 साल की जो शिक्षा होती है उसको जब उस परीक्षा में पास होंगे तो दूसरी शिक्षा में, दूसरी कक्षा में, यानी कि हायर एजुकेशन में उनका एडमिशन मिलेगा। तो ये इन्होंने बताया। और क्यों बताया, चूंकि राजा बनने के योग्य वही व्यक्ति होगा जो हायर एजुकेशन किए हुए होगा, यानी कि उच्च शिक्षा उसको मिली हुई होगी, ओके। और प्लेटो ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कई सारी बातें बताई, और वो बातें कौन सी एक बार आप सुन लीजिएगा, ताकि तो कि मतलब कि अगर आपके एग्जाम से पूछा जाए तो आप आसानी से उसको लिख दीजिएगा। बड़े ही आसानी से देहाती भाषा में आपकी अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द मेरे नहीं होते हैं, तो इसके लिए अगर किसी को मेरी भाषा नहीं भी समझ में आती तो फिर मैं और उसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, और ऐसी सरल शब्दावली तो आपके समझ में आ ही जाएगी। तो प्लेटो महोदय जो है इन्होंने शिक्षा का क्या सिद्धांत दिया, कुछ महत्व बताए। कौन कौन से महत्व, पहला महत्व प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा की खोज में सहायक। दार्शनिक राजा की खोज में सहायक है। क्या सहायक है भाई, जो शिक्षा है किसकी, जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, इसके महत्व को बताते हुए प्लेटो स्वयं कहते हैं कि दार्शनिक राजा, यानी कि दार्शनिक माने फिलोसाफर जो किंग होगा, यानी राजा हमेशा फिलोसाफर होना चाहिए। फिलोसाफर होगा तभी वो अपने विचारों को रख पाएगा। और चूंकि राजा को लोग फॉलो करते हैं, जैसे मोदी जी भी कोनो बात बोलेंगे तो मोदी जी को लोग फॉलो करेंगे, चूंकि इस समय सत्ता उनके हाथों में है, ठीक है। तो राजा जो होता है उसके विचारों को फॉलो किया जाता है, नहीं राजा कहेगा तो राजा की करने मतलब कि जो राजा कर रहा है उसको लोग देखेंगे, आदर्श मानेंगे अपना, राजा को, गुरु को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, इन सभी को लोग आदर्श मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, आइडियल मानते हैं। तो दार्शनिक राजा को अगर पता करना कि दार्शनिक राजा मतलब ये होता है कि वो पढ़ा लिखा हो,
वो दर्शन का ज्ञाता हो। तो दर्शन का ज्ञाता तब होगा जब शिक्षा उसके पास होगी, यानी शिक्षा जो होती है, शिक्षा के पुंज को दर्शन कहते हैं। दर्शन क्या है? विचार को दर्शन कहते हैं। किसको दर्शन कहते हैं? विचार को दर्शन कहते हैं। शिक्षा दर्शन के पुंज को कहते, शिक्षा के पुंज को दर्शन, दर्शन विचार को कहते हैं। और विचार किससे बनते हैं? शिक्षा के द्वारा विचारों की उत्पत्ति होती है। तो शिक्षा के द्वारा चूंकि विचारों की उत्पत्ति होती है और विचार ही दर्शन कहलाते हैं, इसीलिए शिक्षा जरूरी है राजा के लिए, क्योंकि राजा अगर शिक्षित नहीं होगा तो फिलोसॉफर किंग कैसे हो पाएगा। और फिलोसॉफर किंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ, जो है जो उसकी प्रजा होती है राजा की, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है फिलोसॉफर राजा, और आगे उन्नति करता है। अब ऐसा नहीं कि और दूसरे तरीके से पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो पहली बात, दार्शनिक राजा की खोज करने में सहायक सिद्ध होती है शिक्षा सिद्धांत प्लेटो का। दूसरा, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया होने के नाते एक राजा को पढ़ा लिखा होना परम आवश्यक है। तीसरी बात, शिक्षा न्याय का साधन है, इसीलिए शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया, क्योंकि न्याय शिक्षा के द्वारा ही होगा। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तभी अच्छे न्याय कर पाएगा। चौथी बात यह है कि सभी को समान शिक्षा, अब राजा जब शिक्षित होगा तो सभी को समान शिक्षा देने का प्रयास करेगा। पांचवी चीज़ यह है कि शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। शिक्षा के द्वारा क्या उत्तम नागरिक बनते हैं, यानी कि उत्तम माने अच्छे नागरिक बनते हैं। इसके अलावा छठवीं बात क्या है? शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा किसके द्वारा? राज्य द्वारा। और चूंकि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, ऐसा प्लेटो कहते हैं। क्यों कहते हैं? चूंकि राजा जब शिक्षित होगा तभी वो जो है अपने द्वारा शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा ताकि और भी लोग पढ़ सकें। ओके, तो ये बात थी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में कुछ बातें जान ली, तो इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार बताइए। प्रश्न है, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार बताइए भाई। तो अरस्तु जो महोदय हैं, तत्कालीन मान्यताओं का खंडन इन्होंने किया, जो उस समय चल रही थी। अरस्तु के समय की जो तत्कालीन समस्याएं थीं, जो तत्कालीन मान्यताएं थीं, उन सभी का खंडन करने में माहिर हैं अरस्तु। और अरस्तु ने उन सभी विचारधाराओं का खंडन किया, और अरस्तु ने कहा कि केवल किसी राज्य में मात्र निवास करने से हम किसी को नागरिक नहीं मान लेते हैं, और नागरिक वही होता है जो न्याय व्यवस्था एवं विधायिका के एक सदस्य के रूप में राज्य में कार्यों, जो राज्य के कार्य हैं, उन कार्यों में जो व्यक्ति भाग लेगा वो राज्य का नागरिक कहलाएगा। अरस्तु ने 4 दशाओं का उल्लेख किया कि जो है मतलब नागरिकता उसी को मिलेगी जो ये 4 दशाएं, यानी कि जो 4 स्थितियों में खरा उतरेगा। वो 4 स्थितियां कौन कौन सी, आइए समझ लेते हैं। पहली स्थिति अरस्तु कहते हैं कि राज्य के किसी स्थान पर निवास करने से मात्र नागरिकता नहीं मिल जाती है, क्योंकि राज्य में विदेशी और दास लोग भी रहते हैं। तो इसीलिए विदेशियों को और दासों को हम उस राज्य की या उस देश के, अच्छा पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीति विज्ञान में जब हम राज्य की बात करें, यानी कोई भी टीचर अगर राज्य बोल रहा है तो उसका मतलब है देश, यानी कि राष्ट्र। ओके, तो राज्य के यानी कि देश के किसी स्थान पर निवास करने में मात्र नागरिकता नहीं मिल जाती है, क्योंकि राज्य में विदेशी लोग भी रहते हैं और दास भी लोग रहते हैं। तो विदेशी और दास लोग नागरिक होते नहीं हैं, तो इसीलिए मात्र निवास करने पर नागरिकता हम नहीं दे सकते, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति इन्होंने बताई, अरस्तु महोदय ने कहा कि किसी पर महाभियोग चलाने का अधिकार मिलने से उसे हम राज्य का नागरिक नहीं मान लेते। अगर मान लेते हैं किसी पर महाभियोग चलाने का अधिकार हमको मिल गया तो उसे हम राज्य का नागरिक नहीं मान लेंगे। दूसरी स्थिति बताई। तीसरी स्थिति बताई, महाभियोग माने होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है भारत में, खास करके महाभियोग। तो उसी प्रकार से किसी को पदच्युति करने की, पदच्युत माने होता है किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना ही पदच्युति कहलाता है। और खास करके भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया था। अनुच्छेद 61 में आप देख सकते हो, अनुच्छेद 61 में भारतीय संविधान के ये चीज का मेंशन किया गया कि राष्ट्रपति को कैसे पदमुक्त किया जाएगा, उसमें महाभियोग प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया। ठीक। तीसरी बात अरस्तु कहते हैं कि जिसके माता पिता राज्य के नागरिक हैं उसे कैसे राज्य का नागरिक माना जा सकता है। ये भी दशा इनकी है कि इसके माता पिता राज्य के नागरिक नहीं हैं, उसे हम कैसे राज्य का नागरिक मान लेंगे। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के माता पिता उस देश में रहते हैं और उस देश में वो बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी नागरिक कहलाएगा, वो नागरिक कहलाएगा। लेकिन अगर नहीं है उनके माता पिता यहाँ के तो भाई वो कैसे नागरिक कहलाएगा। बड़ी अच्छी बात। चौथी बात अरस्तु की थी कि राज्य से निष्कासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को हम राज्य का नागरिक नहीं मान सकते। ये भी बात इन्होंने बताई, कौन सी,
कि राज्य से अगर किसी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया गया और उससे वोट डालने का अधिकार भी नहीं है तो उस व्यक्ति को हम राज्य का नागरिक नहीं मानेंगे किसी भी स्थिति में। तो इस प्रकार से अरस्तू ने चीज़ें बताई। और विधायिका एवं न्यायपालिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति ही राज्य के नागरिक होते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रभुसत्ता के अनिवार्य कार्य होते हैं। अगर कोई व्यक्ति विधायिका यानी कानून बनाने के हिसाब से है, न्यायपालिका के सदस्य के रूप में है, तो राज्य का जो है एक प्रकार से सदस्य माना जा सकता है। ये बात इन्होंने बताई। ओके, क्या बताई इन्होंने? खास करके जो न्याय व्यवस्था में और विधायिका यानी कानून बनाने वाला और कानून का रक्षण करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, उस संस्था का सदस्य है, तो वो कहलाएगा नागरिक इस किसी भी देश का, ऐसा अरस्तू मानते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे हम समझते हैं और भी प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तीसरा नंबर, बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत। क्या संप्रभुता माने होता है सॉवरनिटी। सॉवरनिटी माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई भी देश आंतरिक और बाह्य रूप से प्रभुत्व संपन्न हो, यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से उस पर किसी दूसरे देश का दबाव ना हो, या अपने जो दृष्टिकोण है, यानी कि कोई भी फैसला लेना हो किसी भी देश को, तो वो अपने फैसले को किसी से पूछ करके नहीं लेगा, खुद डिसीजन लेगा। यानी कि उसका विदेश मंत्री या उसका जो प्रधानमंत्री है वो खुद डिसीजन लेगा, किसी दूसरे देश के कहने से डिसीजन नहीं लेगा। ऐसा अगर कोई भी देश है, चाहे आंतरिक मामला हो और चाहे बाहरी मामला हो, जब कोई आंतरिक मामला या फिर जब कोई देश किसी आंतरिक मामले पर या किसी बाह्य मामले पर स्वतः निर्णय लेता है, तो इस प्रकार की स्थिति वाला देश क्या कहलाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। और निश्चित तौर पर नो डाउट कि भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए तमाम प्रकार के न्याय, तमाम प्रकार की स्वतंत्रता, इस प्रकार से आप भारतीय संविधान के जो प्रियम्बल है, यानी प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो उसमें आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे आपको तो ये बातें समझ में आ गई कि बोंदा ने क्या संप्रभुता का सिद्धांत दिया होगा। तो संप्रभुता सबसे पहले मैंने आपको बता दी, संप्रभुता क्या है मैंने आपको समझा दिया। अब बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। बोंदा ने क्या कहा संप्रभुता के बारे में? तो बोंदा के अनुसार संप्रभुता वह विभाजक रेखा होती है जो राज्य को अन्य समुदाय से क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। क्या कहा हमने? बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता एक विभाजक रेखा होती है। कैसी विभाजक रेखा? ऐसी विभाजक रेखा होती है जिस रेखा के द्वारा राज्य को सब अन्य समुदायों से अलग करती है, वो रेखा होती है। और आगे कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो कि कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। आगे कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह में विधियों का स्रोत होता है। विधि माने कानून, विधियों का स्रोत होता है। संप्रभुता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष और अस्थायी शक्ति होती है। अस्थायी शक्ति यानी कि कोई भी शक्ति वो मतलब बदले ना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात निरपेक्ष, यानी किसी का जो है किसी के सापेक्ष कोई मुद्दा हमको नहीं लेना है, पर निरपेक्ष, बिना डरे, बिना किसी के जो है एक प्रकार से ध्यान में रखते हुए आप निरपेक्ष तरीके से, बिना पक्ष के, समन्वयात्मक रूप से खुद में डिसीजन लेना ही यही कहलाता है। ये भी बोंदा मानते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, हॉब्स एवं लॉक की प्राकृतिक अवस्था बताइए। हॉब्स एवं लॉक की प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था मतलब क्या है कि एक आपको बता दूं कि राज्य जब नहीं बना था, जब राज्य नहीं बना था मतलब कि राज्य जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। पहले क्या भारत, अमेरिका, ये सब देश थे? नहीं रहे होंगे। पहले सब देश या फिर ये सब एक ही रहे होंगे, ठीक है। तो जब देश नहीं था, जब राज्य नहीं था, जब समाज नहीं था, जब राष्ट्र नहीं था कि फलाने समाज वो फलाने समाज, जब दुनिया भर का टिटम नहीं था, तो क्या था? उसी को प्राकृतिक अवस्था बोला जाता है। यानी जब राज्य नहीं था उससे पहले लोग कैसे रहते थे, इस बारे में हॉब्स, लॉक और रूसो इन सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के मुख्य रूप से विद्वान हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। और हॉब्स, लॉक, रूसो ने बताया कि जब राज्य नहीं बना था उससे पहले मानव की स्थिति को इन लोगों ने प्राकृतिक अवस्था कहा है। और उसके बाद में क्या हुआ? एक सामाजिक समझौता हुआ, और उस सामाजिक समझौते के अनुसार क्या हुआ? जब वो सामाजिक समझौता हुआ, फिर उस सामाजिक समझौते के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक समझौता हुआ,
सामाजिक समझौते के बाद में राज्य यानी कि जो है समाज की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानते हैं हॉब्स और लॉक और रूसो। ठीक है, समाज की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत बड़ा फेमस है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम से प्रश्न जरूर आता है। अच्छा चलिए, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अब प्रश्नात्मक उत्तर में बता दो भाई। हाँ चलो फिर बता दे रहे हैं भाई, प्रश्न का उत्तर क्या है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाप्स की सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था समझेंगे, हाप्स की। तो हाप्स ने प्राकृतिक अवस्था को क्या माना है, अराजक माना। क्या माना, अराजक माना। अराजक माने एक प्रकार से बेकार, एक प्रकार से आपस में लड़ाई झगड़ा, ओके ये सब। तो हाप्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना है। उस समय मानव में उचित और अनुचित के निर्धारण की कोई क्षमता नहीं थी कि क्या उचित है क्या अनुचित है, कौन सा कर्म सही है कौन सा कर्म गलत है, क्या जो है एक प्रकार से सामाजिक मापदंड, या सामाजिक मापदंड जैसी कोई विचारधारा ही नहीं थी पहले। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण नहीं हो पाता था, कहाँ तक क्या सही है कहाँ तक क्या गलत है ये भी नहीं पता था लोगों को, ऐसा बताते हैं हाब्स। आगे कहते हैं कि प्रत्येक शक्तिशाली जो मनुष्य होता था वो अपने से निर्बल जो व्यक्ति होता था उसकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता था, उसको मारता था, पीटता था, उसके एक प्रकार से हर चीज का हनन कर लेता था पहले के लोग, ओके। तो इस प्रकार समाज में भय का वातावरण और अराजकता क्या थी, वो व्याप्त थी। और इस अराजकता से बचने के लिए जो लोग थे, वहाँ के जो गरीब लोग थे, जो एक प्रकार से निर्बल लोग थे, उनको लगा कि जो सबल लोग होंगे, चंद मुट्ठी भर लोग, वो हम पर शासन करेंगे, वो हमको एक प्रकार से नीचा दिखाएंगे, लगातार हम पर एक प्रकार से क्या करेंगे, अपनी अपनी वाली थोपेंगे। इसके लिए लोग इकट्ठा हुए, सभी लोगों ने विचार बनाया, और विचार बना करके क्या किया भैया, विचार बना करके लोगों ने एक निर्णय निकाला। और निर्णय क्या था, निर्णय था कि लोग ब्रह्मा के पास निकले। कहा कि भैया ब्रह्मा के पास चला जाए, और ब्रह्मा के पास जाएंगे और उनसे ही कोई चीज़ हो गई तो लोग ब्रह्मा के पास गए। और ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी इसमें घोषणा हुई कि हम अपने सभी अधिकार किसी अमुक व्यक्ति को, अमुक माने किसी कोई भी व्यक्ति होगा, हम सारे अपने अधिकार उस व्यक्ति को दे देंगे जिसको ब्रह्मा जी बोलेंगे, और उस पर हम लोग अपने आप पे समर्पित हो जाएंगे, जो वो बोलेगा हम वो लोग करेंगे, बशर्ते तुम भी ऐसा करो। ऐसा जो है निर्णय हुआ। और क्या हुआ कि ब्रह्मा ने क्या किया, धरती पर मनु को राजा बना करके भेजा। मनु श्रद्धा का तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुना मनु ने यह मधुकुंजार मधुकनी का सा जो स्वच्छंद, ठीक है, इस प्रकार से हमने सुना होगा, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरसपत झड़ में अति सुकुमार, घंतिमीर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ठीक है, हिंदी में हम लोग पढ़ाते हैं। खैर चलिए, तो ब्रह्मा ने मनु को धरती पर राजा बना करके भेजा। तो इस प्रकार से हाब्स के अनुसार मनु जो है वो प्रथम राजा हैं धरती के। तो ये प्राकृतिक अवस्था का मानो इनका कैसा था, बड़ा झगड़ालू था, मार काट करने वाला था, उचित अनुचित का उसमें ज्ञान नहीं था, और क्या सही क्या गलत है कुछ नहीं पता था, ठीक है, जो मर्जी आता था करता था। जो बलशाली होता था, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, टिट फॉर टैट वाला फार्मूला यहाँ पर लागू होता था। ये तमाम सारी चीज़ें हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। इसके अलावा लाक की प्राकृतिक अवस्था पूछा जा रहा है। लाक के अनुसार मानव मनुष्य जो था स्वार्थी, झगड़ालू एवं अहंकारी नहीं होता है। ये जो लाक ने बताया, लाक ने कहा कि मनुष्य ना तो स्वार्थी था, ना झगड़ालू था, ना अहंकारी था प्राकृतिक अवस्था में, उसमें उचित अनुचित का ज्ञान भी था, वो उसका निर्धारण कर सकता था। मनुष्य न्याय विवेक के अनुसार कार्य कर सकता था, उसमें सहानुभूति थी, यानी लोगों की जो उसके साथ का था उसके प्रति अनुभूति उसकी ठीक ठाक थी, उसके प्रति प्रेम था, दया की भावना थी। इन सभी के गुण स्वाभाविक रूप से जो थे, यानी कि प्रेम, जो है दया, सहानुभूति, इस प्रकार के जो गुण हैं ये लोगों में विद्यमान थे। यानी लाक ऐसा कहता है, जबकि हाब्स इसका ठीक विपरीत बोलता है। लाक उसका विपरीत बोलता है, यानी कि लाक और हाब्स के विचार जो है ये क्या है, परस्पर एक दूसरे के प्रतिकूल है, यानी कि अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, ओके। तो इसमें क्या था, प्रेम, दया, ये सब प्रकार के गुण जो थे स्वाभाविक रूप से जो लाक की प्राकृतिक अवस्था का मानव है इसमें मिलता था। लाक यह मानते हैं कि मनुष्य सदैव अपने कर्तव्य पालन नहीं करते हैं, वे परस्पर जो है वे लगभग अक्सर सत्य नहीं बोलते मनुष्य, परंतु उन्हें ये मालूम होता है कि सत्य बोलना चाहिए। जैसे आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन क्या आप हर एक चीज़ सही करते हो, नहीं करते हो। आपको पता है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी आप झूठ बोलते हो। आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में बात करना सही नहीं है, सर जी को गुस्सा आती है, फिर ऐसा बात करना कठिन नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आप करते हो। तो ये सब क्या है, उसी प्रकार से लाक कहता है कि मनुष्य जानता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है,
क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी वे हमेशा सत्य नहीं बोलता, हमेशा सही नहीं करता, लेकिन उसे मालूम है कि सत्य बोलना चाहिए, सही ही करना चाहिए। विवेक और ज्ञान मनुष्य को पशु से अलग करता है, क्योंकि कहा भी गया है कि बिना पढ़ा नर पशु कहावै। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ज्ञान ही विवेक ही, अच्छा नहीं पढ़ना मतलब किताबी ज्ञान नहीं है। अगर व्यक्ति जो है अनुभव है उसके पास, तो वो भी एक प्रकार से वो ज्ञान ही है उसका। तो ऐसा नहीं कि केवल किताबी ज्ञान ही वो चीज़ें हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया भाई कि जो ये था, हाब्स कहता है, हाब्स ने कहा कि विवेक और ज्ञान मनुष्य को पशु से अलग बनाते हैं। हाब्स क्या कहे, ये सब तो सभी लोग अपने वेदों पुराणों में आप जब भी देखोगे हमेशा मिलेगा। ठीक है, कोई नई बात ये लोग नहीं बोलते। जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं, अब भले ही जो है कुछ भी दिक्कत हो या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पाश्चात्य विचारक हैं, अच्छे हैं, मैं मानता हूँ अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप लोग बड़े अच्छे थे, अरस्तु, प्लेटो, सिसरो, बोंदा, लास्की, सब हैं, बेंथम, सब ठीक ठाक हैं। लेकिन भारतीय विचार जो एक प्रकार से मूल रूप से दबे रह गए, उन विचारों को आगे बढ़ाना भी हमारा मूल कर्तव्य है। हमको अपने जो विचार हैं, जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में दबे पड़े हैं, जो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में दबे पड़े हैं, उनको उनको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ अब खास करके नई शिक्षा नीति में के द्वारा ये सब लागू किया गया है। मनुस्मृति वगैरह इसी प्रकार से अन्य चीज़ें भी लागू हो रही हैं कि आप अब हर एक धर्म के आओ, आप देखेंगे कि यही धर्म से सारे के सारे जो ज्ञान है इधर उधर फैले हुए हैं। ओके, चलिए। तो जहाँ हाब्स मानते हैं इसी बात को लेकर के कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं की मूल प्रेरणा स्रोत शरीर को सुख पहुँचाना है, और वहाँ लाक का विचार है कि मनुष्य आत्मा की आवाज़ सुनता है, उसके अनुसार आचरण करता है आत्मा के हिसाब से, और ये सदैव स्वार्थी नहीं होता है मनुष्य, बल्कि उसमें परोपकार एवं त्याग की भी जो एक प्रकार से भावना जो होती है बलवती होती है, यानी कि ठीक ठाक मात्रा में होती है। तो हाब्स कहता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, उसके स्वार्थ के बस में होकर के कुछ भी कर सकता है, जबकि लाक कहता है कि मनुष्य हमेशा स्वार्थी नहीं होता है, कभी कभी स्वार्थी होता है। ठीक है, लेकिन ये भी स्वार्थी ऐसा नहीं कहा लाक ने, लेकिन फिर भी इनके कहने का तात्पर्य जो है यही था। तो इस प्रकार से हाब्स और लाक की प्राकृतिक अवस्था को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा, आप आसानी से बता दीजिएगा। अगर अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, अगर हाब्स के मानव स्वभाव के बारे में पूछेगा तो भी यही प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे, प्राकृतिक अवस्था ही है। लाक के मानव स्वभाव के बारे में पूछेगा तो भी यही प्रश्न का उत्तर। ओके, अगला प्रश्न है जेएस मिल का उपयोगितावाद बताइए। ओके, थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करता हूँ। चलिए हम जानते हैं कि जेएस मिल का उपयोगितावाद क्या है। जेएस मिल का उपयोगितावाद, तो उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। मिल जो है यानी जेएस मिल जो है वो अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानते हैं, और ये मानते हैं जेएस मिल कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही होता है जिसमें वह सुख की वृद्धि करता है, यानी कि कार्य उतना ही किया जाए जिससे सुख मिले, और जो भी सुख या फिर जो भी कार्य सुख के विपरीत होता है वो गलत है। यानी ऐसा कार्य जो कि सुख ना पहुंचाए, किसी व्यक्ति को दुखी पहुंचाए, उस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि वो कार्य गलत होता है। कैसा, किसने बताया? जेस मिल ने बताया। और कहा कि सुख का अर्थ आनंद की प्राप्ति एवं दुख का अर्थ अभाव होता है। किसका अभाव? आनंद का अभाव। यानी सुख मतलब क्या होता है कि आपको आनंद की प्राप्ति खूब जो है ज़्यादा ही हो जाए, और दुख मतलब क्या है कि आनंद की कमी हो जाए, अभाव हो जाए। दुख का अर्थ है पीड़ा या आनंद की कमी। ओके, और इन विचारों के कारण से बेंथम जो है का पक्का शिष्य भी ये माना जाता है, क्योंकि बेंथम जो थे, जर्मी बेंथम जो थे, वो जेएस मिल के गुरु हैं, और जेएस मिल जो हैं ये शिष्य हैं जर्मी बेंथम के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और यही विचार बेंथम भी कहता है, इसी का समर्थन जेएस मिल भी करते हैं। और मिल ने लिखा है कि सभी व्यक्ति जीवन में अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और इस प्रकार मिल ने बेंथम के सुखवाद को भी स्वीकार किया है। यानी कि जो बेंथम का सुखवाद की विचारधारा, सुखवाद सिद्धांत है, वाद माने विचार, सुख माने सुख पर आधारित विचार, तो जो सुख पर आधारित विचार है बेंथम का, उसका पूर्ण समर्थन करता है कौन? जेएस मिल, जो कि उसका परम शिष्य है। और इस बात का प्रमाण इसी बात से लग जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आगे चल करके जो इसकी उपयोगितावाद है, जो जेएस मिल का उपयोगितावाद है, ये कहीं ना कहीं पे अपने गुरु से भी आगे निकलता है, और इसका उपयोगितावाद जो
बेंथम का उपयोगितावाद है उसमें दोनों पे के उपयोगितावाद में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आसानी से सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की विचारधारा देने के प्रयोक्ता। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है भाई? अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, तो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत जो दिया इन्होंने, कार्ल मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष की विचारधारा बड़ी फेमस है, इसी कारण से फेमस है ये कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो मिल होती है, यानी कि जो मिल माने वो जीएस मिल नहीं, जो मिल होती है, कारखाने जो होते हैं, उसमें जो मिल के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो मजदूरों का क्या करते हैं भाई? शोषण करते हैं, उसे बहुत कम मजदूरी देते हैं। मजदूरों के श्रम से पूंजीपति और धनवान होते जाते हैं और मजदूरी करने वाले लोग गरीब होते जाते हैं। क्योंकि अगर 10 रुपये का काम कोई मजदूर करता, 10 रुपये अगर उसको मिलता है तो उनमें से कम नहीं तो जो है 10 रुपये मजदूर को दिया तो कम से कम नहीं तो उससे 100 रुपये या 50 रुपये की जो है कमाई रखने के बाद जो है लिए मिल मालिक जो है कारखाने खोलते हैं। ये बात जेएस मिल कहते हैं। और एक प्रकार से जो है जो मिल मालिक है उसको जो है प्रकार से शोषक वर्ग की श्रेणी में रखा और शोषित वर्ग की श्रेणी में मजदूरों को रखा और कहा, इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बताया कि किसी वस्तु की कुल लागत और उसके वास्तविक मूल्य, यानी कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 10 रुपये की कोनो व्यक्ति वस्तु बनती है और उसकी वास्तविक मूल्य यानी कि उसका 20 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये उसको बनने में लगा, उसमें 5 रुपये में उसके सामान लगा रुपये बनने में और 5 रुपये मजदूरी उसने दे दिया, कुल मिलाकर के 10 रुपये में पूरा माल जो है बन गया। 10 रुपये पैकेट मान लेते बड़ा पार्ले है, 10 रुपये में मिल गया, 5 रुपये जो है उसकी कॉस्टिंग वगैरह लग गई और 5 रुपये मजदूरी यानी कि उसकी लग गई। ओके, यानी 10 रुपये में बन गया। बिक कितना रहा मार्केट में? 20 रुपये में बिक रहा है। तो बाकी जो 10 रुपये का मुनाफा हुआ इसमें, वो मुनाफा कौन धरता है? वो मुनाफा जो रखता है वो रखता है आपका मिल का मालिक, यानी बिना कुछ करे, बिना अंग डुलाए, कि बिना कुछ काम किए जो मिल का मालिक होता है वो 10 रुपये रख लेता है, जबकि उसी काम को करने के लिए जो बिस्कुट बना रहे, बिस्कुट को पैक कर रहा है, जो मजदूर वो 5 ही रुपये पा रहा है। यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, यही इन्होंने कहा। और एक उदाहरण भी दिया, कहा कि एक जोड़ी जूते के निर्माण में मान लेते हैं कि 50 रुपये लगते हैं। एक जो है जोड़ी जूते में 50 रुपये लगते हैं और जूते के निर्माण में 80 रुपये की सामग्री लगती है। इस प्रकार से बात किए तो एक जूते जोड़ी के निर्माण में कुल मिलाकर के 50 + 80 कितना हो गया? 130 रुपये क्या हुए? 130 रुपये कुल मिलाकर के लागत आई। और जूते की मार्केट वैल्यू कितनी है? 180 रुपये है। जूते की मार्केट वैल्यू कितनी है? 180 रुपये है, यानी 180 रुपये में जूता जो है बिक जाता है। तो 180 में से जब हम 130 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 50 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि बेनिफिट होगा, अतिरिक्त मूल्य मिलेगा। तो ये अतिरिक्त मूल्य जो है इसी बेनिफिट को इन्होंने कहा है। तो इसे 50 रुपये कौन रखेगा? जो मिल का मालिक होगा वो रखेगा, बिना किसी परिश्रम के हड़प लेता है, और मजदूर क्या करता है? उसको बनाता है, उसको नहीं मिलता है। ये चीज़ इन्होंने कहा, यही है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्य संबंधी ग्रीन के विचार बताइए। राज्य के कार्य संबंधी ग्रीन के विचार बताइए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राज्य के कार्य संबंधी ग्रीन के विचार, तो ग्रीन जो है ना भैया, ग्रीन जो है एकदम से ग्रीन है, ग्रीन काम करे हैं, कोनो दिक्कत नहीं इसमें। तो ग्रीन क्या कहा था भाई? ग्रीन कहते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहिए। क्या कहा ग्रीन ने? ग्रीन राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहते हैं, यानी राज्य का जो कार्य क्षेत्र हो सीमित हो, उसकी लिमिटेशन हो, दायरा हो। किसने कहा? ग्रीन ने कहा। काहे के लिए कहा? क्योंकि सभी कार्य व्यक्ति द्वारा किए जाएं, वही कार्य राज्य करे जिसको नागरिक अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते हैं। यानी राज्य को सारे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाना चाहिए और वही कार्य राज्य करे जो व्यक्ति स्वयं ना कर सके, यानी कि ऐसे कार्य जिसको नागरिक अच्छे भांति नहीं कर सकता है देश का, वो राज्य करे। ओके, सज्जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन्हीं बाधाओं को दूर किया जाए। सज्जीवन के मार्ग में मुख्य रूप से 3 बाधाएं आती हैं। पहली आती है अज्ञानता, दूसरी आती है मद्यपान, दारू शराब गुटखा बीड़ी चरस अफीम ये सब जो फूंकना होता है ये, तीसरी बात निर्धनता यानी पॉवर्टी। ओके, अज्ञानता यानी आप कोई चीज़ नहीं जानते तो आपको उससे जो है जानकारी दिलवाई जाए। दूसरी चीज़ मद्यपान, यानी अगर आप मद्यपान करते तो उसके निवारण हेतु आपको जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा मतलब कि मद्यपान को निषेध किया जाए। इसके अलावा निर्धनता यानी पॉवर्टी, गरीबी है तो उसको बढ़ाया जाए। ये राज्य के कार्य होने चाहिए। बाकी जो कार्य है बाकी आदमी कर लेंगे, खुद व्यक्ति कर लेगा, ऐसा मानना है। राज्य के कार्य को लेकर के ग्रीन कहता है कि राज्य का पूरा कार्य राज्य को खुद नहीं करना चाहिए। ओके, ये बात है।
शिक्षा की व्यवस्था करके अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, लेकिन यह कार्य केवल राज्य ही कर सकता है, इसीलिए कार्य राज्य करे। ओके, ये बात जो है चीज़ें बताई गई जो है व्यक्ति स्वयं करे। अच्छा, और ये बात भी जो है यहाँ पर जो है ग्रीन बल देते हैं कि अज्ञानता को व्यक्ति स्वयं भी दूर कर सकता है, स्वयं भी दूर करने का प्रयास करेगा तो कर सकता है। मद्यपान को भी खुद ही छोड़ सकता है, और निर्धनता को भी कहीं ना कहीं पे अगर वो चाहे तो जो है अमीरी में बदल सकता है, बशर्ते वो मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ओके, एक अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं। किसी कवि से भगवान ने कहा कि वरदान चाहिए, वरदान पे के ले लो या फिर किसी चीज़ को ले लो, कोई अगर वैसे दे रहा है आपको, तो उसने कहा कि वरदान मांगूंगा नहीं, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। ठीक है, वरदान मांगूंगा नहीं। और इसी प्रकार से बड़ी अच्छी कविता है, वरदान मांगूंगा नहीं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, पढ़िएगा। मुझे तो इस समय ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पूरी कविता याद थी, तो बड़ी अच्छी कविता है। चलिए, तो ये ग्रीन के विचार थे ओके राज्य पर। अगला प्रश्न है रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या भाई? रूसो जो था उसकी बात की जाए। अच्छा, रूसो हाब्स लाक ये सभी समझौते के सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन जो हाब्स और लाक ने कहा है उसी को थोड़ा सा हाब्स से निकाला चुराया रूसोवा ने, और थोड़ा सा लाक माँ से निकाली, और रूसो ने अपन सिद्धांत बना दिया, कहा कि अच्छा हमने बता दिया ये सिद्धांत। तो सामान्यात्मक रूप से सिद्धांत दिया है किसने? रूसो ने। ठीक है, हालांकि उन्होंने कुछ अपनी बातें भी कही है, लेकिन खास करके आधारित है हाब्स और लाक के ऊपर भी। ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो रूसो की समान इच्छा का सिद्धांत क्या भाई समझते हैं? रूसो के राजदर्शन की सबसे महत्वपूर्ण देन जो है इसकी, रूसो की, वो समान इच्छा संबंधी धारणा ही है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की दो इच्छाएं होती। इसने कहा रूसो ने कि प्रत्येक व्यक्ति के दो इच्छा होती। कौन कौन इच्छा होती भाई? एक तो पहली यथार्थ इच्छा यानी कि सत्य, रियलिटी, वास्तविक इच्छा जो होती, और दूसरा समान इच्छा। एक तो होती कि भैया हमें एरोप्लेन से उड़े है एक दिन, एक तो इच्छा है वो यथार्थ इच्छा। दूसरी इच्छा कौन है? समान इच्छा की रोटी कपड़ा मकान, ये सब इच्छा ही। गाँव लोग सभी सोचते थे कि हाँ भाई मकान हो जाए, अच्छा खाना ठीक ठाक मिल जाए, और वस्त्र बढ़िया बढ़िया पहरी, तो ये सब चीज़ है। यानी कि रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक मनुष्य की दो इच्छाएं होती, पहली यथार्थ इच्छा और दूसरी समान इच्छा। यथार्थ इच्छा संकीर्ण और स्वार्थी होती है, यानी यथार्थ इच्छा आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है, यानी इसीलिए संकीर्ण होती है। एवं स्वार्थी होती है, यानी कि यथार्थ इच्छा में पर्सनल व्यक्ति का, यानी कि पर्टिकुलर व्यक्ति का स्वार्थ जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जबकि जो सामान्य इच्छा होती है, जो समान इच्छा होती है, वो आदर्श इच्छा होती है। वह इच्छा जो समान इच्छा होती है, जो विवेक पर आधारित होती है, जो ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होती है, उस प्रकार की शिक्षा सामान्य शिक्षा होती है, और सामान्य शिक्षा ही अस्थायी होती है। रूसो ने सामान्य शिक्षा को ही माना है, और इसी सामान्य शिक्षा को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यह सबके भले के लिए होती है सामान्य शिक्षा, और इसमें समस्त आदर्श इच्छाओं का निचोड़ होता है। समान इच्छा सबके लिए होती है, जबकि जबकि मेरे प्यारे दोस्तों जो यथार्थ इच्छा होती है, आपकी पर्टिकुलर इच्छा है, आपकी पर्टिकुलर इच्छा है कि आप रेड चीफ का जूता पहने, आप मुफ्ती का पैंट पहने, ये आपकी पर्सनल इच्छा है। लेकिन एक गांधी जी की भी इच्छा थी कि वो जिस दिन वो पहनते थे, मतलब कपड़ा वपड़ा पहले पहनते थे गांधी जी, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे भारत में बहुत गरीबी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब एक धोती में पूरा का पूरा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वो महात्मा गांधी। ये चीज है यहां पर। ठीक है, समझ में आ रही बातें? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बातों को बड़े ही गंभीरता के साथ कॉपी में लिखिएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता। प्रबल दावे के साथ बोल रहा हूं, किताबी ज्ञान पर आधारित ना हो मेरे प्यारे दोस्तों। सारी बातों को कंसेप्चुअली समझो और आसानी से सारी बातों को समझ सको। ओके, तो रूसो की समान शिक्षा क्या थी? यही थी। ओके, जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ो और भी मुद्दों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न, चलिए आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की विवेचना कीजिए। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की विवेचना कीजिए। हीगल की बात कीजिए तो वैसे द्वंद्वात्मक जो शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द जो डायलैक्टिक है उससे बना हुआ है, और डायलैक्टिक जो शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द, यूनानी भाषा के शब्द डायलेगी से बना है। डायलेगी मतलब होता है वाद विवाद करना। क्या करना? वाद विवाद करना। और हीगल वाद विवाद के स्तर से उठ करके वाद प्रतिवाद और संवाद के स्तर तक ले जाता है।
अच्छा, वाद क्या है, विवाद क्या है और संवाद क्या है, ये तीन पहलू हीगल ने परिभाषित किए। और ये तीन पहलू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। एग्जाम्स में अगर आप ये समझा दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर की कलम खुद ब खुद आपके नंबरों को लिख देगी। आप परेशान मत होइएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 10 अपने दोस्तों के पास, 10 व्यक्तियों से, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, शेयर करवाओ मेरे भाई। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार वाद क्या है, विवाद क्या है और संवाद क्या है। और इसी को द्वंद्वात्मक पद्धति बोली जाती है हीगल की। ओके, एग्जाम्स में 100% ये प्रश्न आएगा, लिखित रूप में दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न आपके एग्जाम से छपना तय है एकदम से, ये बात ध्यान रखिएगा। हीगल के बारे में कुछ भी अगर प्रश्न पूछेगा, कुछ भी प्रश्न पूछे तो आप इन विचारों को अगर लिख देंगे, निश्चित तौर पर आपको एग्जामिनर नंबर देगा। और ये बात बड़ी, मैं एक बार से खुले मंच पर तो नहीं बोलना चाहता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर जो होते हैं पूरी कॉपी आपकी नहीं पढ़ते हैं। क्या करते हैं? नहीं पढ़ते। इसी का फ़ायदा आपको उठा लेना है। करना क्या है भैया, आप जानकार तो हो ही गए हो, ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से किताबी भाषा लिखो। मेरे कहने का मतलब एकदम से किताबी भाषा प्रयोग ही न करो आप, लेकिन बिचवा बिचवा में इतना जटिल शब्दावली 2-3-4 डाल दियो, उसका हाईलाइट कर दो कि एग्जामिनर देखे तो परेशान हो जाए कि बच्चवा बहुत पढ़े हैं। ठीक है, इस प्रकार की विचारधारा रखना, एग्जाम से में अच्छे नंबर मिलेंगे। कॉपी नकल वगैरह करने के चक्कर में ना रहना भाई, किसी का देख करके लिख लिया, ये सब बड़ी एक प्रकार से बेकार चीज़ें हैं। जब वो कह रहा है कि आपकी विचारधारा इससे क्या है, यानी आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो भैया वो पूछ ही रहा है कि आप क्या समझते हैं, तो आप दूसरे विचारवा काहे को उसमें ठोस रहे हो, आप खुद के विचार लिखो ना। चलिए, तो भाई वाद विवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद के स्तर तक ले जाते हैं कौन, ये जो हीगल हैं। क्योंकि हीगल कहते हैं कि मानव सभ्यता का विकास कभी एक भी सीधी रेखा में, मतलब कि कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता है। जो मानव सभ्यता का विकास है, ये क्या होता है, सभ्यता के इस विकास क्रम को समझाते हुए हीगल कहते हैं कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप होता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई चीज़ हो, उसका पहले मौलिक रूप यानी वस्तु कैसी है। मान लेते हैं कि हमारे मन में कौन, मैं वैसे आपको समझा दूँ एक उदाहरण के माध्यम से, फिर मैं आपको अभी बता दूंगा, तो वो आप लिख लीजिएगा। पहले समझो भैया कि कोनो विचारधारा आपकी है, मान लेते हैं आप विचारधारा बनाए कि पानी पीना खाने के बाद बहुत अच्छा है। पानी पीना खाने के बाद बहुत अच्छा है, आपकी विचारधारा, आप खूब पीते हो पानी, ठीक है, ये विचारधारा आपकी है। तो इस विचारधारा को क्या बोलेंगे, इसको वाद बोलेंगे। ये क्या है, वाद है, यानी कि आपके विचार है कि पानी, खाना खाने के बाद मैं पानी पीता हूँ, ये मेरे विचार है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि कुछ दिनों तक आप पानी पिएंगे, उसके बाद में जब आप उसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, पढ़े बढ़ेंगे, तमाम प्रकार की जानकारी मिलेगी आपको यूट्यूब और तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, कि पानी जो खाने के बाद हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद में क्या होता है कि उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, मतलब कि हमारी जो ऊर्जा होती है क्षीण हो जाती है, इसीलिए आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ये प्रकार की मन में बातें आएंगी। तो आप क्या करेंगे, जो अपना विचार था अभी तक आपका खुद का, उसके यानी कि जो आपका वाद था और जो आपने अभी तक जो है चीज़ें अनुभव करी और आप लोगों ने सीखा समाज से, उन सीख से और आपके वाद से क्या होगा, संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा। क्या होगा, द्वंद्व होगा। द्वंद्व माने दो विचारधाराओं के बीच में होने वाले युद्ध को, दो लोगों के बीच में होने वाले युद्ध को क्या कहते हैं, द्वंद्व युद्ध कहते हैं। और इसी पद्धति को, यानी कि जब वाद और प्रतिवाद, यानी कि जब आपके अंदर जो अपने ही विचारधारा के प्रति प्रतिकूल विचारधारा आपके मन में ही पैदा हो जाती है, तो इस प्रकार के प्रतिकूल विचारधारा और वाद, यानी कि जो आपकी अनुकूल विचारधारा थी, उनके बीच में जो संघर्ष होता है, उस प्रकार के संघर्ष को हम द्वंद्वात्मक संघर्ष बोलते हैं। और इस प्रकार की पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति बोलते हैं, हीगल यही मानते हैं। लेकिन और लेकिन इससे आगे भी और चीज़ होती है। क्या होती है कि आपके विचार क्या है कि खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, और दूसरा विचार आपके मन में ही उठा कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, तब क्या होगा, तब इसी समय क्या आएगा, तो विवाद, वाद तो हो गया, क्या वाद हो गया, जो आपकी विचारधारा थी यानी पानी पीना चाहिए। और जो आपका जो एक प्रकार से प्रतिवाद था,
वो पानी नहीं पीना चाहिए। आपके मन में ही उठी दोनों बातें, अंतर मन में ही उठी, लेकिन इन दोनों का समन्वयात्मक रूप यानी कि पानी आधे घंटे बाद पीना चाहिए, पानी आधे घंटे बाद पीना चाहिए, ये हो गया आपका संवाद। यानी कि वाद और प्रतिवाद के मिलने से, उसके समन्वय से, उसके एक प्रकार से संघर्ष के जो फल निकलता है, संघर्ष के परिणाम स्वरूप, उस फल को संवाद कहते हैं। यही है पूरा का पूरा द्वंद्वात्मक पद्धति जो हीगल ने बताई। ये बात मैंने आपको समझाई मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। चलिए आगे समझते हैं। तो हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति आपके समझ में आ गई। तो हीगल कहता है कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप होता है जो वाद के रूप में होता है। विकसित होने की प्रकृति के कारण से धीरे धीरे क्या होता है, इसमें जो निहित अंतर विरोधी जो विचारधारा है, जो तमाम प्रकार चीज़ें हैं, उसके कारण से आपके मन में ही आपके जो है विपरीत विचारधारा आपके मन में उत्पन्न हो जाती है, जो उसके प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। विकास की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है और प्रारंभ में इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है, जिससे अंततः उसमें समन्वय एवं संतुलन स्थापित होता है और वह संवाद के रूप में प्रकट होता है। और यही संवाद वाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होने के कारण से इन दोनों से विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है और विकास की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही प्रक्रिया हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति कहलाती है। समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के विचार बताइए। स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के विचार बताइए। भाई बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता और समानता पर लास्की के विचार। लास्की का बहुलवाद भी बड़ा फेमस है। लास्की का बहुलवाद कहता है कि प्रत्येक समाज में रीति रिवाज होते हैं जिसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। दूसरी बात कहता है कि अपने दायित्व का निर्वहन मनुष्य के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो खुद ही करे, दूसरे से ना करवाए। तीसरी बात, अपनी निष्ठा की मांग करने से पहले राज्य को अपनी सत्ता का उचित सिद्ध करना चाहिए। ये तीसरी बात लास्की का बहुलवाद कहता है। और चौथी बात कहता है कि शक्ति का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है, ये लास्की का बहुलवाद कहता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्वतंत्रता और संबंधी पर स्वतंत्रता और समानता को लेकर के लास्की के विचार है, उसको हम समझते हैं। प्रश्न यही तो है। तो भाई लास्की की अगर बात करें तो लास्की के स्वतंत्रता की अवधारणा उसके अधिकारों के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए स्वतंत्रता अधिकारों का सार होता है। और इस संबंध में जो लास्की महोदय हैं उनके विचारों में परिवर्तन होता रहा है लगातार। क्योंकि प्रारंभ में बहुलवादी और बाद में मार्क्सवादी, समाजवादी और लोकतंत्रवादी हो गए। स्वतंत्रता पर जो लास्की का जो विचार है, लास्की महोदय जो हैं पहले बहुलवादी थे। बहुलवादी माने बहुलवाद क्या है, क्योंकि जो है आप देखेंगे बहुलवादी विचारधारा जो है किससे कैसे पैदा हुई, राज्य दमनकारी शोषक के रूप में जो है एक प्रकार से था, वो राज्य जो है शोषण कर रहा था, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ। लास्की की विचारधारा ने एक सत्तात्मक राज्य के हाथों में असीमित शक्ति केंद्रीकरण के विरुद्ध लोकतंत्र के हित में सत्ता के संघात्मक स्वरूप की अवधारणा का प्रतिपादन किया और राज्य की तुलना और में समाज के कार्यरत अन्य समुदायों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसके अलावा आप देखेंगे इसने जो है लिंडसे, अर्नेस्ट बारकर, इन सभी बहुलवादियों ने स्वर में स्वर मिलाकर के लास्की के विचारों का भी समर्थन किया कि शक्ति का आधार संघीय होना चाहिए क्योंकि समाज का ढांचा संघीय होता है। ये सब एक प्रकार से चीज़ें हुई और लास्की ने बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन भी किया है। और जो मैंने आपको बताया 4 पॉइंट अभी पहले भी बता दिया था। तो जो लास्की महोदय हैं ये एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं पे ये प्रारंभ में बहुलवादी थे, बाद में मार्क्सवादी बन जाते हैं, फिर समाजवादी, फिर लोकतंत्रवादी भी हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है ये सब चीज़ें। ओके, स्वतंत्रता परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा प्रकृति के हिसाब से परिवर्तित होगा। किसी का जिस पर दबाव नहीं रहेगा वो परिवर्तित होगा, जाहिर सी बात है। तो लास्की का भी यही था फंडा। अच्छा, लास्की ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए थे। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 रूप बताए थे। पहला रूप कौन सा था? व्यक्ति स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति अपने आप में क्या स्वतंत्र है। तो एक तो व्यक्ति स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता इसकी कौन सी? राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल स्वतंत्रता। पॉलिटिकल जो एक प्रकार से स्वतंत्रता, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी एक स्वतंत्रता इन्होंने बताई। तीसरी स्वतंत्रता कौन सी थी? आर्थिक, यानी रुपये पैसे के मामले में। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया किसने? लास्की ने। कौन कौन सी? व्यक्तिक स्वतंत्रता पहली, दूसरी राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरी आर्थिक स्वतंत्रता। ओके, तो इस प्रकार से 10 जो है अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आप लोगों ने देखा। अच्छा, अति लघुत्तरीय प्रश्न ही नहीं है ये, अगर दीर्घ उत्तरीय भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लीजिएगा, हमने ऐसा आपको समझा दिया है।
अब आइए हम लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। 10 इनकी भी संख्या, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कम शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और आसानी से आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। खंडबा, खंडबा की अगर बात करें तो 200 शब्दों में इसको लिखना होता है, इस प्रश्न को। ओके, इसके अलावा यहाँ पर सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्लेटो का जो साम्यवाद सिद्धांत है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य सबसे पहले जान लो क्या था। प्लेटो जो थे उन्होंने परिवार के साम्यवाद का उद्देश्य इनका रहा है, और संपत्ति का साम्यवाद, इनका कई तमाम प्रकार के साम्यवाद रहे। वैसे प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में शासक वर्ग के लिए स्त्रियों एवं संपत्ति के साम्यवाद को विचार दे मतलब कि साम्यवाद का विचार इन्होंने दिया, और इसने दार्शनिक शासक तथा संरक्षक वर्ग के लिए एक नई सामाजिक व्यवस्था यानी कि साम्यवाद की कल्पना करी। और साम्यवाद के अनुसार यदि शासक वर्ग भी सुख संपत्ति और परिवार के जाल में फंस गया तो वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। समझ में आई बातें? यानी जो शासक वर्ग है, यानी जो शासन कर रहा है, जब वो सुख संपत्ति और परिवार के जाल में फंस गया तो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक नहीं कर पाएगा। भैया मोदी और योगी का कोई परिवार है नहीं, तो इसलिए बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ओके, हालांकि ये मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लास्की का मैं टिप्पणी कर दिया हूँ इस पर। जैसे कि जो प्लेटो ने कहा था साम्यवाद का विचारधारा, वैसे ही तो कुछ लग रहा है ना कि जैसे कि भाई परिवार नहीं है, इसको सुख नहीं पता, संपत्ति नहीं पता। वैसे बहुत सारी सुख भी कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि मोदी सुख ही नहीं करते हैं, बहुत सुखी है, सुख भी कर रहे हैं। लेकिन भाई सारी चीज़ करनी ज़रूरी है और करना भी चाहिए हर व्यक्ति को। भाई इतनी जो है, कोई व्यक्ति वैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थोड़ी ना बन जाता है, बड़ी मेहनत करने के बाद में वो चीज़ें होती हैं। हालांकि चले, हम जैसे लोग उन पर टिप्पणी करें तो उचित नहीं होती किसी भी चीज़ पर। हालांकि चले, तो ये प्लेटो महोदय कहते हैं कि यदि शासक वर्ग भी सुख संपत्ति और परिवार के जाल में फंस जाएगा तो वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से इन्होंने बताया और आगे भी चीज़ें बताई। और इन्होंने परिवार के साम्यवाद का उद्देश्य भी बताया कि स्त्रियों की मुक्ति की जाए, विवाह में सुधार किया जाए, ये भी प्लेटो ने बताया। इसके अलावा संपत्ति का साम्यवाद भी इन्होंने दिया, कहा कि मनोवैज्ञानिक आधार भी इसके बताए। 3 आधार हैं इसके, प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद के 3 आधार हैं। पहला है, तो प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य रूप से आप देखें संपत्ति के साम्यवाद का 3 आधार। एक तो मनोवैज्ञानिक आधार है, यानी कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य से मनुष्य की 3 प्रवृत्तियों यानी कि क्षुधा, साहस और विवेक के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटा है। पहला कृषक, दूसरा सैनिक और तीसरा शासक वर्ग। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि कृषक इन क्षुधा जिसके पास है, सैनिक जिसके पास साहस है, विवेक जो शासक वर्ग है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और सैनिक तथा शासक वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने स्वार्थ से दूर रखने के लिए संपत्ति एवं परिवार से दूर रखा जाए। शासक वर्ग जो है, यानी कि सैनिक और शासक वर्ग जो है, चूँकि जब ये परिवार के साथ रहेगा और संपत्ति में लीन होगा तो इसके भाई जाहिर सी बात है, कहा भी गया है कि साहिब वक्त हो गुरूर ना हो, मैं पिया जाए सुरूर ना हो। तो इसी प्रकार से चीज़ें हैं कि अगर आपके पास जो है संपत्ति का मोह रहेगा तो आप सुख भोगोगे, आप जो है ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो सैनिक और शासक वर्ग को जो है इनसे दूर रखा गया, परिवार से और संपत्ति से दूर रखा जाए, ऐसा मानते हैं कौन? ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में ये जो प्लेटो हैं अपने। ओके, और इसके अलावा कहते हैं कि उनसे जो है उसने मतलब कि जो प्लेटो है उन्होंने पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था 2 श्रेणियों में जो है बाँटी है, और एक योजना भी बनाई। कहा कि पहली श्रेणी में स्त्रियों को समस्त संबंधों से मुक्त करके तथा दूसरी श्रेणी में शादी प्रथा जो है उसमें सुधार करके। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के 3 वर्गों में से प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों को व्यक्तिगत संपत्ति से इसलिए दूर रखना चाहते हैं कि यह संरक्षक वर्ग निस्वार्थ रूप से राज्य की सेवा करे, और दार्शनिक शासक भ्रष्टाचार, प्रतिद्वंद्विता और इसके अलावा प्रलोभन, इसके अलावा व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा से दूर हो सके। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है जो कि ये बताते हैं प्लेटो। इसके अलावा भी इनके और तमाम सारे आधार हैं प्लेटो के साम्यवाद के। जैसे कि प्लेटो के साम्यवाद का और भी आधार है, राजनीतिक आधार भी है इनका। राजनीतिक आधार यानी कि अगर क्या प्लेटो अपने शासक वर्ग के लिए सोना चांदी अर्थात संपत्ति को अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि प्लेटो के अनुसार अर्थ व राजनीति के एक हाथ में केंद्रित होने से ही वह विवेक को खो देता है और जनता उसके विरुद्ध हो जाती है। इसीलिए यह आवश्यक समझा जाता था कि राजनीतिक विशुद्धता के लिए तथा राजनीतिक तथा इसके बाद में और बातें क्या है, और कहते हैं प्लेटो महोदय आपके कि राजनीतिक विशुद्धता के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों का अलग अलग होना
बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भूतकाल में इन दोनों शक्तियों के एक ही साथ में होने का परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इनका मतलब है कि इन्होंने कहा कुल मिलाकर के कि राजनीतिक आधार के अनुसार संरक्षकों के लिए या कि कोई अपने मकान या भूमि ना होगी, वे सामूहिक रूप से तभी कार्य कर सकेंगे और उनके सार्वजनिक भोजनालय होंगे, जहाँ पर सभी लोग खाएँ वहीं पर वो लोग खाएँ, इस प्रकार से व्यवस्था होगी तो वो अच्छे कार्य करेंगे। इसी प्रकार से दार्शनिक आधार भी रहा है और ये प्लेटो का तीसरा आधार दार्शनिक है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये तीसरा आधार बहुत कुछ भारतीय दृष्टिकोण के जो है निकट है और इस सिद्धांत को विशेष कार्य एक ही श्रेणी में भी रखा इन्होंने। और प्लेटो ने शासक वर्ग के धन का निषेध करते हुए कहा कि सारे नागरिकों में केवल इन्हीं के लिए ही सोना चांदी को छूना, हाथ में लेना या स्पर्श करना, उसके साथ एक छत के नीचे निवास करना या आभूषणों के रूप में उनको अपने शरीर के अंगों में पहनना अथवा सोने चांदी के बर्तनों का पीने में जो है प्रयोग करना, ये सब कानून के विरुद्ध होगा। ये बताया, ये दार्शनिक आधार है किसका? प्लेटो के साम्यवाद का। हालांकि प्लेटो के साम्यवाद की विद्वानों ने आलोचना भी करी है। पहली आलोचना है कि प्लेटो का साम्यवाद समाज के तीसरे बड़े वर्ग उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है, जिससे समाज दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो पहली बात ये आलोचना। दूसरी आलोचना इसकी ये है कि प्लेटो ने स्त्री पुरुष के संबंधों को अस्थायी बताया। अस्थायी माने कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जबकि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, ये जाहिर सी बात है। तो एक प्रकार से प्लेटो ने इस बात को ध्यान नहीं रखा। तीसरी बात इसकी है, तीसरी आलोचना इसकी ये विद्वान करते हैं लोग कि प्लेटो का साम्यवाद पशुओं के समाज में भी लागू हो सकता है, क्योंकि उसने स्त्री पुरुष में अस्थायी संबंधों की बात कही है। और चूंकि ये बात जो अस्थायी संबंध होते हैं ये खास करके पशुओं में लागू होते, मनुष्य में ऐसा संबंध लागू नहीं होता। तो ये भाई देखिए, ये एक प्रकार से सही उतना ज़्यादा उचित नहीं बैठता, तो ये भी एक प्रकार से आलोचना ही कटु। इसके अलावा और भी आलोचना प्लेटो की हुई विद्वानों के द्वारा कि बिना संपत्ति के मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है, जबकि प्लेटो ने संपत्ति की उपेक्षा की है। और कहा भी आता है कि जैसे आपके पास अगर धन नहीं है, संपत्ति नहीं, तो आप सुख का भोग नहीं कर पाएंगे। और जो भाई व्यक्ति सुख का भोग नहीं कर पाएगा वो राजा क्यों बनेगा, सैनिक क्यों बनेगा? सुख के लिए ही तो जाएंगे लोग। इसी प्रकार से आगे चीज़ें होती हैं। ओके, तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत ठीक है या नहीं ठीक है, आलोचना हर एक सिद्धांत की होती है। ऐसा नहीं कि आलोचना केवल प्लेटो के सिद्धांत की हो रही मतलब की हुई है, हर एक सिद्धांत की जो भी पॉलिटिकल मतलब की बेता रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब पॉलिटिकल बेता नहीं जो है राजनीति शास्त्री। ओके, तो कहीं न कहीं पे प्लेटो के साम्यवाद में चाहे जो भी कहो आप या फिर जो भी हो, लेकिन उसने साम्यवाद के माध्यम से शासक और सैनिक वर्ग जो है उसमें सुधार लाने का प्रयास किया और परिवार और संपत्ति ही शासक वर्ग के अपने मार्ग में विचलित कर सकता है, परिवार ही उसका, इसीलिए जो है इन्होंने बताया। तो आगे हम बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया गया है कि संपत्ति पर अरस्तू के विचारों की व्याख्या कीजिए। संपत्ति पर अरस्तू के विचार क्या हैं, इसके बारे में बताइए। तो संपत्ति को परिभाषित करते हुए अरस्तू ने कहा है कि वह साधन जो राज्य के प्रयोग में लाया जाता है संपत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे कि कौन कौन से साधन भाई? जैसे कि जीवन रक्षा हुआ, ये साधन ये राज्य के प्रयोग में लाया जाता है, ये संपत्ति हुआ। ओके, दूसरी बात, भोजन भी संपत्ति है, निवास के लिए मकान भी संपत्ति है, वस्त्र भी संपत्ति है। संपत्ति परिवार का एक आवश्यक अंग होता है जिसके बिना दैनिक जीवन संभव नहीं है। यानी कि अगर जो है एक प्रकार से परिवार जो संपत्ति जो है परिवार का आवश्यक अंग होता है, उसके बिना आप देखेंगे अगर आपको जीवन जीना तो नहीं जी पाओगे। परिवार और संविधान की तरह अरस्तू ने संपत्ति पर भी जो है मध्यम मार्ग अपनाया है और एक तरह वह व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। कौन? अरस्तू जो है ये व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है। व्यक्तिगत संपत्ति यानी खुद की, पर्सनल, ठीक है, इंडिविजुअल। क्या? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का समर्थन करता है, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति का ओके समर्थन करता है। कौन करता है? अरस्तू करता है। दूसरी तरफ वह अत्यधिक संपत्ति के संचयन का विरोध भी करता है, यानी ज़्यादा धन ना कमाओ, उतना ही कमाओ जितना आपके रिक्वायरमेंट हो, ये अरस्तू मानता है। अरस्तू के अनुसार सीमित संपत्ति व्यक्ति के पास होनी चाहिए, लिमिट। ओके, अच्छा, जो अरस्तू हैं ये संपत्ति के दो प्रकार बताते हैं। पहली संपत्ति निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति कौन कौन सी? जैसे कि निर्जीव संपत्ति में आपका धन हो गया, मकान होएगा, भूमि वगैरह होगी, खेत पात होगा, ये सब निर्जीव संपत्ति। और दूसरी संपत्ति बताई प्लेटो अरस्तू ने, कौन सी संपत्ति है दूसरी संपत्ति भाई? पहली है निर्जीव और दूसरी कौन सी है? सजीव। सजीव संपत्ति में जैसे कि दास, कितने दास किसके पास हैं,
कितने सेवक किसके पास हैं। तो दास सेवक ये सब सजीव संपत्ति माने जाते थे उस समय जब इन्होंने विचारधारा दी। ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गई 2 प्रकार के बताए। वही इसकी विशेषताओं की बात की जाए, प्लेटो के जो अरस्तु के विचार हैं मतलब कि संपत्ति पर, तो इसकी विशेषताएं अरस्तु ने संपत्ति की 2 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि समाज में वह मान्य हो क्या, जो संपत्ति का विचार इन्होंने बताया। दूसरी बात, राज्य की तरफ से संपत्ति की रक्षा की उचित व्यवस्था हो। ओके, ये 2 विशेषताएं इन्होंने बताई। ये सब चीज़ें हैं। और अरस्तु ने खास करके संपत्ति अर्जित करने के 2 रूप भी बताए हैं। तो संपत्ति कैसे कमाई जाए इसको लेकर के भी रूसो मतलब कि अरस्तु ने 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? पहला प्राकृतिक और दूसरा अप्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब वह संपत्ति जो प्रकृति के सहायता से प्राप्त होती है, जैसे कि कृषि करके या खाद्य फसल आप बो दे, व्यापार करे, उद्योग करे, ये सब प्राकृतिक जो है तरीके से कमाया गया धन होगा, संपत्ति होगी। जबकि अप्राकृतिक कौन होगा? वह संपत्ति जिसके उपार्जन में यानी जिसको कमाने में प्रकृति का कोई सहयोग नहीं होता, जैसे कि किसी को धन दे करके ब्याज आप कमा लो, ये है आपका अप्राकृतिक संपत्ति। अरस्तु कहते हैं कि संपत्ति अर्जित करने का सबसे घृणित उपाय सूद लेना है। सूद लेना मतलब सूद लेना यानी ब्याज अगर आप ले रहे हो, यानी कि आपके पास पैसे हैं और आप किसी गरीब को दे रहे हो, उसके बाद में ब्याज ले रहे हो, तो वो सबसे घृणित जो है प्रकार तरीके से कमाया गया पैसा है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा अरस्तु कहता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु यही नहीं रुकते, अरस्तु संपत्ति के विनिमय यानी संपत्ति को एक्सचेंज करने के 2 तरीके भी बताते हैं। संपत्ति को लेकर के संपत्ति विनिमय मतलब एक्सचेंज यानी संपत्ति को दूसरे को देने के ये 2 नियम भी बताते हैं। 2 जो है नियम है, पहला नैतिक और दूसरा अनैतिक। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो प्लेटो को मिलाकर के जो है अच्छा संपत्ति को बांटने के भी ये 3 नियम बताते हैं। अरस्तु जो हैं ये संपत्ति को बांटने के भी कितने नियम बताते हैं? 3 प्रकार बताए हैं। पहला, किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। दूसरा क्या बताया इन्होंने? दूसरा बताया किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग। ठीक है। तीसरा क्या बताया इन्होंने? तीसरा बताया किसी संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। ये 3 प्रकार की है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने बताया। वैसे संपत्ति पर अरस्तु का विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने एक तरफ व्यक्तिगत जो है संपत्ति का समर्थन किया है, दूसरी ओर अत्यधिक संपत्ति के संचयन का विरोधी भी है। इससे स्पष्ट है कि जो अरस्तु है समन्वयात्मक विचारधारा दी है और संपत्ति पर मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया है। तो बच गए भाई, बिल्कुल। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है, सिसरो के प्रमुख इसरो नहीं भाई, सिसरो एक व्यक्ति हैं। सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई। सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार कौन कौन से आइए थोड़ा सा जानते हैं भाई। तो सिसरो जो है ये रोमन यानी कि रोमन राजनीतिक विचारक हैं। और ये जो है इसने मतलब कि सिसरो के समय में जो है रोम में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। सरकार के निरंकुश शासन का सिसरो ने एक प्रकार से जूलियस सीजर के साथ मिलकर के विरोध भी किया। जूलियस सीजर की हत्या के 1 साल के बाद में लगभग 43 ईसा पूर्व में सिसरो की भी हत्या कर हो जाती है। और सिसरो एक प्रकार से इसके प्रमुख राजनीतिक विचार कई प्रकार के, जैसे कि पहला विचार इसका है राज्य से संबंधित विचार। इसने दिया, क्या विचार दिया? उसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति है और वह राज्य को विधिजन्य समुदाय के नाम से जो है एक प्रकार से बुलाते हैं। कौन? सिसरो जो हैं। राज्य की व्याख्या करते हुए सिसरो कहते हैं कि राज्य उन जन समूह की संपत्ति है जो पर्याप्त बड़ी संख्या में पारस्परिक लाभ की इच्छा से कानून तथा अधिकारों के बारे में एक समूह सहमति के द्वारा संगठित हो जाते हैं। तो इस प्रकार सिसरो के अनुसार राज्य एक मानव साझेदारी का प्रतीक है जो संपूर्ण जनता की सामूहिक संबंध की एक प्रकार संपत्ति होती है, जिसकी सहायता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, जिसका अस्तित्व सदस्यों को एक न्यायपूर्ण शासन प्रदान करने और उसके पारस्परिक हितों का संपादन करने के लिए है। सिसरो द्वारा की गई राज्य की इस व्याख्या से सेबाइन ने 3 निष्कर्ष निकाला है। अलग अलग प्रकार से हैं, अलग अलग हम समझें, किसी दिन टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी इतना आप लिख देंगे तो हो जाएगा। आप लास्ट में लिखेंगे कि सिसरो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सत्ता का प्रयोग जनहित में किया जाना चाहिए। उसकी यह धारणा जन प्रभुता या जन संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, लेकिन साथ ही वैधानिक और राजनीतिक प्रभुता का भी उल्लेख करती है। अतः उसका कथन है कि एक अच्छा राज्य वही होता है जिसमें वैधानिक
एवं यानी कि कानूनी रूप से और राजनीतिक प्रभुसत्ता को प्रकट एवं प्रयोग करने वाले अंगों के साथ ही कोई ऐसा भी अंग होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से विचार थे। ऐसे सिसरो के अनुसार प्राकृतिक कानून पूर्णतः विवेकपूर्ण, अपरिवर्तनशील और शाश्वत होता है। इस प्रकार सिसरो कहते हैं। सिसरो और भी कहते हैं कि कानून उच्चतम वृद्धि होती है, मतलब उच्चतम बुद्धि होती है, वह प्रकृति में प्रतिष्ठित है और हमें कारणीय कार्यों का आदेश देती है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको कानून सिखाता है। तो इस प्रकार से कानून संबंधी विचार थे इनके। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विधि और शासन पर एक्विनास, थॉमस एक्विनास के विचारों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है, विधि और शासन पर एक्विनास के विचारों को स्पष्ट कीजिए भाई। एक्विनास के विचारों को, तो एक्विनास जो है ये राजतंत्र का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं सबसे पहले जानो भाई, ये जो है मोनार्की यानी राजतंत्र का समर्थन करते हैं। और जो है एक्विनास शासन का वर्गीकरण जो इन्होंने किया है वह पूर्ण रूप से अरस्तु के वर्गीकरण पर ही आधारित है। अरस्तु ने अपना वर्गीकरण दो आधारों पर किया था। पहला यानी वह जो शासक के निजी हितों को ध्यान में रखता हो। दूसरा अरस्तु ने कहा था कि वे जो जनहित को ध्यान में रखता हो। अरस्तु द्वारा वर्गीकृत द्वितीय प्रकार की शासन प्रणालियों पर ही संत थॉमस एक्विनास जो थे, यानी ये सब जो है कहाँ के भाई, ये सब जो है एक्विनास वगैरह जो हैं जो मध्यकाल में रहे हैं, ये सब एक प्रकार चर्च के पादरी वगैरह रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे कबीर दास हो गए या इसी प्रकार से तुलसीदास जी हो गए, इस प्रकार से है उस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो संत थॉमस एक्विनास का वर्गीकरण भी अरस्तु के जो द्वितीय प्रकार की शासन प्रणाली है उसी पर आधारित है। और जो है एक्विनास ने शासन प्रणालियों को जो है एक प्रकार से मुख्य रूप से तीन चार भागों में तीन चार क्या चार छः भागों में बांटा है, कुछ भागों में बांटा। आइए हम समझ लेते हैं। जो है एग्जैक्ट तो आप नहीं बताएं कि हाँ कितना बांटा है, लेकिन भी जो भी बांटा है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग आसानी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्विनास जो है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्विनास की अगर हम बात करें, एक्विनास जो है अरस्तु के विचारों को फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर सारी चीज़ें करते हैं। ओके, उसी के आधार पर सारी चीज़ें करते हैं और कहते हैं इन्होंने एक प्रकार से एक्विनास ने तमाम प्रकार के बांटा। पहला राजतंत्र कहा, राजतंत्र। दूसरा निरंकुश तंत्र। तीसरा जनतंत्र। चौथा मध्यवर्गीय जनतंत्र। पांचवा अभिजात्य तंत्र। और आपका छठवां इन्होंने क्या बताया, जो है सामंत तंत्र। और ये कहते हैं एक्विनास कि राजतंत्र जो होता है सरकार का सर्वोत्तम रूप होता है, एकत्व ही समाज का उद्देश्य है, ये बात इन्होंने कही। और राजतंत्र को सर्वोत्तम मानने को लेकर के इन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए और कहा, पहला विचार इन्होंने कहा, क्या विचार इनका पहला कहा कि इतिहास का अध्ययन करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि राजतंत्र शासन प्रणाली सर्वोत्तम है, क्योंकि प्रजातंत्र शासन प्रणाली में अशांति का वातावरण सदैव ही बना रहता है, क्योंकि जनता कभी भी आंदोलन करेगी, ये करेगी वो करेगी। राजतंत्र होता है जब, तब ये दुनिया भर का जो एक प्रकार से जो जनता जब चाहे तब सड़क पे उतर जाए, जिसकी चाहे मूर्ति जलाओ, जिसको चाहो जो करवाओ, ये सब जब होता है ना, ये सब राजतंत्र में नहीं। तो चाइना में अगर आप धरना वगैरह करोगे तो तुरंत जो है लाठी गोली ये सब चलवा देंगे। लेकिन अभी आप भारत लोकतंत्र जनतंत्र यहाँ पर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है करो, आराम से जो है प्रोटेस्ट करो अपना। तो ये होता है राजतंत्र और लोकतंत्र में। दूसरी बात ये कहते हैं जो है एक्विनास की, जिस प्रकार समस्त मानव शरीर पर हृदय का शासन होता है, उसी प्रकार समस्त विश्व में एक ही विश्व का या फिर एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए। तो विश्व में एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए, किस प्रकार से, जिस प्रकार मनुष्य शरीर पर हृदय का शासन होता है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि एकता समाज का आधार तथा मुख्य ध्येय होता है, अतएव सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। एक्विनास ने सरकार को भी वर्गीकृत किया है और इन्होंने सरकार के मुख्य रूप से कई रूप बताए। पहला इन्होंने बताया सरकार के रूप के बारे में एक्विनास ने, पहला राज सत्तावादी सरकार, दूसरा धर्म सत्तावादी या फिर जो है राज सत्तावादी सरकार, तीसरा राजनीतिक सरकार और चौथी आर्थिक सरकार। इस प्रकार से इन्होंने चार प्रकार की सरकारें बताई है। कानून संबंधी विचार अगर जो है एक्विनास की बात की जाए तो एक्विनास के कानून संबंधी विचार में आप देखेंगे तो इन्होंने जो है मुख्य रूप से चार प्रकार के विचार बताए। पहला कानून शाश्वत कानून, यानी कि ऐसा कानून जो कि ईश्वरीय देन हो, यानी कि इस कानून में आप देखेंगे यह दैवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। ये कानून मनुष्य की भौतिक प्रकृति और उसके विवेक से ऊपर होते हैं, तो ये शाश्वत कानून होते हैं। दूसरा कानून इसने बताया
प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून की ही प्रकृति में पाए जाते हैं, और परंतु ये कानून शाश्वत कानूनों से स्पष्ट व सरल होते हैं। ये अपरिवर्तित होते हुए भी मानवीय इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही होते हैं प्राकृतिक कानून। तीसरा दैवी कानून। दैवी कानून क्या है? दैवी कानून वे कानून होते हैं जो कि धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं, यानी कि ये प्रायः बाइबिल या संतों की वाणी के रूप में प्रकट होते हैं। ये प्रायः प्रत्येक धर्म के अलग अलग होते हैं, जैसे हिंदुओं में अलग, मुस्लिमों में अलग, ईसाइयों में अलग, बौद्धों में अलग, इस प्रकार से। तो ये दैवीय कानून होते हैं। जो चौथे प्रकार के कानून इसने बताया वो बताया मानवीय कानून। संत थॉमस एक्विनास ने मानवीय कानून को सबसे निम्न श्रेणी में रखा, और ये कानून मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में कुशलता लाने के लिए मनुष्य द्वारा ही बनाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो राष्ट्रों के कानून, एक नागरिकों के कानून। दो प्रकार के उन्होंने बताए। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से जो संविधान बनाया गया, ये जो हम लोगों ने बनाया कानून, वो कानून। तो चार प्रकार के कानून बनाए किसने? एक्विनास ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, बोंदा के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। बोंदा के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बोंदा, जीन बोंदा, बोंदा के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। बोंदा की बात की जाए तो बोंदा का आविर्भाव उस युग में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, जब धार्मिक कट्टरता और संघर्ष ने राज्य की एकता, शक्ति, शांति, इन सभी को बहुत ज़्यादा आतंकित कर दिया था, आघात पहुंचा दिया था। बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त थे जब कट्टरता के कारण से संघर्ष हो रहा था लगातार। उस समय बोंदा का आविर्भाव हुआ। उस युग में बोंदा आए, और प्रोटेस्टेंट राजा और कैथोलिक प्रजा तथा कैथोलिक राजा और प्रोटेस्टेंट प्रजा में संघर्ष हमेशा चलता रहता था। जहाँ पर प्रोटेस्ट राजा होते थे, वहाँ पर कैथोलिक जनता जो होती थी। एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दो धर्म ही हैं ईसाई में, दो पंथ, जैसे कि आप देखेंगे मुस्लिमों में शिया सुन्नी है, इसी प्रकार से। तो जहाँ पर प्रोटेस्टेंट राजा होते थे, वहाँ पर कैथोलिक जनता प्रजा उनका विरोध करती। जहाँ पर कैथोलिक राजा होते वहाँ पर प्रोटेस्टेंट जनता जो होती वो विरोध करती। तो इस प्रकार से राज्य जन कल्याण की क्या हुई, अभिवृद्धि में सक्षम नहीं हो पाया। बोंदा का विश्वास था कि राज्य को धार्मिक विवादों से अलग रखने पर ही समाज का कल्याण और समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी, और वह प्रमाणित करना चाहता था, बोंदा जो था, कि शक्ति निरपेक्ष है। बोंदा पर अरस्तु का विशेष प्रभाव पड़ा था, और बोंदा ने राज्य तथा परिवार संबंधी व्यवस्था अरस्तु से ही ग्रहण करी है। और बोंदा ने राज्य के उद्देश्य तथा परिवार पर विचार भी व्यक्त किए हैं, और राज्य के उद्देश्य पर वह स्पष्ट नहीं है कि उसके अनुसार राज्य परिवारों तथा उसकी सामान्य संपत्ति का एक समुदाय है, ये बताते हैं। बोंदा बोंदा का जो विचार है, ये राज्य की तमाम सारी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। पहली विशेषता इन्होंने बताई बोंदा ने राजनीतिक विचारों की, क्या? परिवार से राज्य का निर्माण इन्होंने बताया। दूसरी बात, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति, यानी संप्रभुता जो है वो राज्य की सबसे बड़ी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? राज्य में विवेक का शासन, यानी कि बोंदा राज्य में विवेक के शासन को स्वीकार करते हैं, और राज्य विधि संगत शासन है, और विधि संगत का अर्थ न्यायपूर्ण होता है, और यह राज्य शब्द को डाकुओं के गिरोह से पृथक करता है। राज्य को विवेकपूर्ण एवं नैतिक होना चाहिए, ऐसा बोंदा मानते हैं। चौथी बात, बोंदा कहते हैं कि सामान्य संपत्ति का भी समुदाय, यानी कि बोंदा ने राज्य को न केवल परिवारों का ही समुदाय अपितु उनकी संपत्ति का भी समुदाय बताया है, और वह संभवतः व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना चाहता है। कौन? बोंदा। और बोंदा कहते हैं कि संपत्ति को परिवार के लिए आवश्यक बताते हैं बोंदा, और इसी की बात को समर्थन करते हुए सेबाइन भी कहते हैं कि इस सिद्धांत का जिस रूप में विकास होता है, परिवार में अंतर्निहित संपत्ति का अधिकार प्रभु की शक्ति के ऊपर भी निश्चित सीमा तक आरोपित कर देता है। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट है कि बोंदा का राज्य संबंधी विचार परिवार संबंधी दृष्टिकोणों पर आधारित है, और बोंदा परिवार के मुखिया को अपने आश्रितों पर चरम शक्ति देते हैं, और उसका पारिवारिक संपत्ति और परिवार के सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ऐसा बोंदा मानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए मुद्दों को हम जानने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते पर लाक के विचारों की विवेचना कीजिए। तो भाई प्राकृतिक अवस्था के बारे में मैंने तो बता दिया था, वैसे हाब्स के विचारों के बारे में पूछ रहा है कि लाक के विचारों के बारे में? लाक के विचारों के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक माना था, जबकि जो ये था लॉक था ये नहीं माना था। ओके, बात ध्यान रखेंगे। लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य यदि स्वार्थी, झगड़ालू एवं अहंकारी होते तो समझौता ही नहीं होता।
अगर ऐसा होता तो लोग इकट्ठा ही नहीं होते, कोई समझौता ही नहीं करते, ऐसा इन्होंने बताया। ओके, इसके अलावा प्राकृतिक अवस्था निरंतर संघर्ष की अवस्था नहीं थी। उस समय भी मनुष्य के पास 3 प्रकार प्राकृतिक आधार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये 3 अधिकार थे प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास, ऐसा लॉक बताते हैं। और कहते हैं कि और इसके अलावा पहला क्या था? पहला था सर्वमान्य नियमों का अभाव। दूसरा मतलब कि प्राकृतिक अवस्था का अंत किससे हुआ? प्राकृतिक अवस्था का अंत कैसे हुआ भाई? पहला अंत यह हुआ कि सार्वजनिक नियम का कमी थी, इसके लिए उसमें क्या हुआ, लोगों को एक प्रकार से समझौता करना पड़ा। दूसरी बात, कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी जो विवादों का निपटारा कर सके, ये भी कहीं ना कहीं पे इसका कारण था प्रमुख। लाक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के लिए 2 समझौते किए गए। लाक कहता है कि 2 समझौते हुए प्रकृति के हिसाब से, मतलब कि राज्य की उत्पत्ति के लिए 2 समझौते किए गए। पहला सामयिक समझौता जो मनुष्यों के बीच में हुआ था, और दूसरा राजनीतिक समझौता जो शासक और मनुष्यों के बीच में हुआ था। लाक का कहना है कि उपयुक्त दोनों समझौते के द्वारा नागरिकों ने मनु को अपना राजा चुना और उनसे कहा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए तथा हमारे ऊपर शासन कीजिए। यदि राजा हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध विद्रोह भी हम कर देंगे, ऐसा लाक मानती थी। इस प्रकार लाक ने निरंकुश के बजाय सीमित राजतंत्र का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? सीमित राजतंत्र का समर्थन किया। किसने? लाक ने। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, लाक की समझौते की विशेषताएं ये रही हैं। पहली विशेषता ये कि प्राकृतिक अवस्था अराजनीतिक या असामाजिक नहीं थी। दूसरी विशेषता ये कि 2 समझौते हुए, एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। तीसरी बात कि समझौते में व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण नहीं किया। चौथी बात, शासक मतलब मनुष्यों ने अपने अधिकार उस समाज को समर्पित किए जिसके वे सदस्य थे। पांचवी बात, समाज मतलब शासक भी समझौते का एक अंग था। सातवीं बात ये कि जनता को अपने शासक बदलने का पूरा अधिकार था, सबसे बड़ी बात यही थी, और इसके लिए वे क्रांति का भी सहारा ले सकते थे, तो इसीलिए सीमित राजतंत्र की जो है अवधारणा का समर्थन किया। आठवीं बात ये रही इसकी कि राज्य का निर्माण शक्ति मतलब कि संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है, ऐसा इनकी मानना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हुई जो कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में लाक के विचार थे। अच्छा, विवेचना को लेकर के प्रश्न पूछा गया, विवेचना कीजिए। विवेचना में आपको आलोचना भी करनी पड़ेगी थोड़ा सा, यानी कि विद्वानों ने इनके सिद्धांत की आलोचना कैसे करी। आलोचना लाक के सिद्धांत की तमाम प्रकार के आधारों पर होती। पहली आलोचना इनकी कैसी हुई? लोगों ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांति प्रिय थे। इसके इतिहास में उदाहरण कोई नहीं मिलता कि प्राकृतिक अवस्था में मानव ऐसा था, कोई इतिहास का उदाहरण नहीं है। दूसरा, इसका आलोचना ये हुई इसके सिद्धांत की कि दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर यह सिद्धांत गलत है। अगर दार्शनिक सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो यह सिद्धांत गलत साबित होता है। किसका? जो इनका है, लॉक का। तीसरी बात यह है कि प्राकृतिक अवस्था का चित्रण बड़े ही अतिशयोक्ति ढंग से किया गया है। अतिशयोक्ति माने हाइपरबोल अलंकार, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पे वो भी चीज़ जो है कहीं ना कहीं पे नकार जाने योग्य है। चौथी बात है कि राज्य के बिना कभी भी व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा होना संभव ही नहीं था। पांचवी बात यह है कि इस समझौते में व्यक्ति के अत्याचारों पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण की बात नहीं कही गई है, ये भी इसकी क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना ही है। छठवीं आलोचना इसकी विद्वानों ने करी कि संप्रभुता पर लाक ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा कि संप्रभुता क्या है। सातवीं बात यह है कि इसकी आलोचना इन आधारों पर भी हुई। कौन से आधारों पर? कि लाक ने अपने सिद्धांत में क्रांति और विद्रोह को बढ़ावा दिया है, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें इसकी आलोचना होती हैं। फिर भी लाक के द्वारा दिए गए सामयिक संविदा संबंधी जो विचार है, सामयिक समझौते का जो विचार है, उसमें भले ही तमाम सारी कमी रह गई हों, फिर भी राजनीतिक दर्शन में एक अनूठी देन है इसकी, लॉक की। और यह बात सत्य है कि शासक द्वारा जनहित में कार्य किया जाना चाहिए। ओके, तो ये बातें हो गई आपकी, इतना लिख देंगे हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। 5वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष कि जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जॉन लॉक के द्वारा, लॉक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, तो अब आपको समझने की वैसे आवश्यकता नहीं जॉन लॉक के बारे में, मैंने आपको ये प्रश्न अभी उत्तर बता ही दिया, इतना वही लिख दीजिएगा आप, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वैसे जॉन लॉक का जो प्राकृतिक अधिकार है उसको लेकर के कई सारे विचार है। लॉक कहते हैं प्राकृतिक अधिकार इनका कौन कौन सा है? 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। एक तो पहला जीवन का आधार,
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। ये मानव का अधिकार था। इसी को जो है इन्होंने बताया है, किसने, जो है लॉक ने। ओके, ये बात ध्यान रखिए। लॉक के सिद्धांत की प्रत्येक बात व्यक्ति के चारों ओर घूमती है और उसके अनुसार समस्त स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता है। ठीक है, ये बात है। वाहन कहते हैं लॉक के बारे में कि लॉक का राजनीतिक सिद्धांत पूर्णतः व्यक्तिवाद पर आधारित है। उसकी दृष्टि से व्यक्ति राज्य से सर्वोच्च है। वह जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखना चाहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर के प्रश्न है कि हर्बर्ट स्पेंसर के जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है इसको स्पष्ट कीजिए भाई। हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विकासवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई, हर्बर्ट स्पेंसर का विकासवादी सिद्धांत। वैसे अगर हर्बर्ट स्पेंसर की हम बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, समाजशास्त्री भी रहे हैं और स्पेंसर ने अपने विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है सामाजिक स्थिति विज्ञान, उसमें इन्होंने अपने जो है विकासवादी सिद्धांत का जो है बात बताई है। और विकासवाद जो है स्पेंसर के समस्त राजनीतिक दर्शन की आधारशिला भी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि विकासवादी सिद्धांत का प्रवर्तक डार्विन है, लेकिन यह विचार पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत को बताया है, क्योंकि डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ग्रंथ के प्रकाशित होने के 6 साल पहले ही स्पेंसर जो है अपना विकासवादी सिद्धांत प्रकाशित करा चुके थे। तो ऐसा भाई मानना ही नहीं चाहिए कि स्पेंसर ने जो है डार्विन से सीख करके ही थ्योरी दी है। ठीक है, चूँकि 6 साल पहले जो है स्पेंसर की थ्योरी आती है, उसके 6 साल के बाद में ही तो मतलब कि 6 साल बाद में इनकी आती है जो है इनकी जो स्पेसीज ऑफ, इनकी पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, उसमें इन्होंने बताया जिराफ वगैरह के बारे में, विकासवादी सिद्धांत के बारे में, जीवों की। तो स्पेंसर ने जीवशास्त्र के आधार पर अपने दर्शन की व्याख्या की है। 19वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करके जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका कहना था स्पेंसर का कि यह शक्ति सदैव प्रगतिशील रहती है, इसी कारण से मानव समाज का निरंतर विकास होता है। स्पेंसर ने इसी धारणा को मान्यता प्रदान की और अपने विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेंसर का कहना था कि विश्व में एक नियमित एवं निश्चित विकासवादी सिद्धांत कार्य करता है तथा परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया संसार की प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों का अनुसरण करते हुए उसने जीवन शक्ति की अखंडता और सार्वभौमिकता को अपने विकासवादी सिद्धांत का आधार भी बनाया और उसकी धारणा ये थी कि भौतिक तत्व अन्य जो है एक प्रकार से अविनश्वर हैं, यानी कि जीवन शक्ति सदैव गतिशील रहती है। और स्पेंसर ने विकास की प्रक्रिया को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया। किस तथ्यों पर? वैज्ञानिक तथ्यों पर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, विकास की अवस्थाएं भी इन्होंने बताई। स्पेंसर कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह परिवर्तन उस समय तक चलता रहता है जब तक वह अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाता है, यानी जब तक होता रहेगा तब तक वो अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त नहीं होगा। और प्रत्येक वस्तु एवं जीवों की में विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास प्रक्रिया में मुख्य रूप से 5 अवस्थाएँ होती हैं। 5 अवस्थाएँ कौन कौन सी होती, यही बात बताई किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। पहली अवस्था बताई इन्होंने सरलता से जटिलता की ओर, यानी सरलता से कठिन, यानी सरल से कठिन की ओर, यानी सरलता से जटिलता की ओर। दूसरी बात अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर विकास होता है। तीसरी बात एकीकरण से अनेकीकरण की ओर। चौथी बात सजातीयता से विजातीयता की ओर। पांचवी बात भाई अस्थायित्व से जो है अस्थायित्व से अस्थायित्व की ओर। ये सब एक प्रकार से क्या है, ये अवस्थाएं हैं विकास की, इन अवस्थाओं में होता है विकास। ओके, इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर के विचार हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है हाब्स ने निरंकुश प्रभुसत्ता संबंधी धारणा की विवेचना कीजिए। हाब्स के निरंकुश प्रभुसत्ता संबंधी धारणा की विवेचना कीजिए। तो हाब्स के निरंकुश प्रभुसत्ता संबंधी धारणा की विवेचना कैसे करनी है आपको? हाब्स की बात की है तो हाब्स ने जहाँ एक निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया, वहीं दूसरी ओर जो है हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के स्पष्ट और प्रबल दर्शन भी होते हैं हम लोगों को, और यह बात असंगत पूर्ण लगने पर भी पूर्ण रूप से सत्य है। व्यक्तिवाद की धारणा के अनुसार जितने भी संघ, समुदाय, अन्य संस्थाएं या राज्य हैं
वे व्यक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं और व्यक्ति ही उनकी इकाई होती है, और ये सब अपने सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं होते हैं, राज्य या संस्था या जो कुछ भी है। और इसी दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य है और राज्य जो है साधन मात्र है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति की भलाई बुराई, सुख दुख आदि को राज्य या अन्य समुदाय को भलाई बुराई या सुख दुख समझना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति की सुख है वही राज्य का सुख है, जो व्यक्ति का दुख है वो राज्य का दुख है। ऐसा बताया किसने? हाब्स ने। ओके। अच्छा, और इस दृष्टिकोण से हाब्स जो है पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी हो जाता है। डर्निंग महोदय इसके संबंध में कहते हैं कि हाब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी ही है, और वह व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन, जो जॉन मिल्टन है, या फिर अन्य किसी जो क्रांतिकारी विचारक है उन्होंने बल दिया है। ठीक उसी प्रकार से जो है हाब्स ने भी बल दिया है। ओके। अच्छा, हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद को हम मुख्य रूप से 4 रूपों में देख सकते हैं। पहला, मानव स्वभाव संबंधी धारणा पहली। दूसरी, राज्य कृत्रिम संस्था है, ये भी इसने कहा, तो इसमें भी जाहिर सी बात है झलक रहा है। तीसरी बात, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है, ये भी हमको पता चला, क्योंकि इन्होंने राज्य को साधन माना, व्यक्ति को साध्य माना, तो ये व्यक्ति को आगे बढ़ा रहा है, तो इसीलिए व्यक्तिवादी विचारधारा। चौथी बात है कि राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। ओके, राज्य के कार्य जो है उसको भी एक प्रकार से कुछ कार्यों को निषेधात्मक धारणा के अनुसार, यानी कि निषेध किया, यानी कि ये राज्य के कार्य नहीं होने चाहिए, तो इस प्रकार चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्तिवादी आता है। तो कुल मिलाकर के हाब्स को सामान्यतः निरंकुश राज्य का समर्थक माना जाता है, किंतु वास्तव में हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी प्रबल रूप में उपस्थित होते हैं। सेबाइन का कहना था कि हाब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें लिख देते हैं। अगला प्रश्न है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। क्यों कहा जाता है भाई? क्यों कहा जाता है? किसको किसको कहा जाता है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो चूंकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पहला दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। चूंकि जो अरस्तु हैं भाई ना, अरस्तु जो हैं, क्या बताया मैंने आपको, अरस्तु जो हैं ये जो हैं क्या करते हैं, अरस्तु को एक प्रकार से बात की है तो राजनीति का जो शब्द है सबसे पहले अरस्तु ने दिया, और ये पहले ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने क्या किया है, ये पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। और इसके अलावा आप देखेंगे कि 158 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया इन्होंने। कितने देशों के? 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया किसने? अरिस्टोटल ने, यानी किसने? अरस्तु ने। 158 राज्यों के संविधानों का अध्ययन करके इन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या करी, और अरस्तु ने एक आदर्श राज्य का विचार भी प्रस्तुत किया। उसने राज्य, नागरिकता, संपत्ति, दासता, क्रांति, संविधान, इन सभी पर अपने विचार दिए हैं जो आधुनिक राज्यों में आज भी परिलक्षित होते हैं, हमको दिखाई पड़ते हैं। अरस्तु का यह भी मानना था कि आज भी जो है एक प्रकार से व्यक्ति का राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति राज्य या समाज के बिना रह सकता है और अकेला होने पर भी स्वावलंबी हो सकता है, वह या तो पशु है या फिर देवता है, ये अरस्तु कहते थे। अरस्तु ने मनुष्य को एक राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी माना है, और इसको अन्य दार्शनिक भी स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। तो मैन या सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, ये एक कथन है, बड़ा फेमस कथन है, किसका? अरिस्टोटल का। ओके। और अरस्तु निस्संदेह जो है पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं, यानी पिता हैं, फादर ऑफ राजनीति विज्ञान है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं। ओके। अरस्तु ने अपने कई विचार दिए हैं जिनमें एक प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में आज भी वो प्रासंगिक है, आज वर्तमान में भी ठीक ठाक मात्रा में है। तो इस प्रकार अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक या पिता कहना गलत नहीं होगा। अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने राजनीति के सिद्धांतों को अध्ययन के लिए उपयोगी बनाया, और निश्चित तौर पर अरस्तु जो है राज्य को पूर्ण एवं उपयोगी संस्था मानते हैं, और राज्य का कार्य अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन सुविधा उपलब्ध कराना नहीं बल्कि अधिक से अधिक सुविधा देना है। जो राज्य अपने नागरिकों को उत्तम सुविधा नहीं दे सकता उसे समाप्त हो जाना चाहिए, ये सब अरस्तु महोदय कहते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता मानने पर मजबूर कर देती हैं। तो निश्चित तौर पर निस्संदेह है, भी कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, और यहाँ पर समय का अभाव है, इसके कारण से आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। हालांकि जितना मैंने बता दिया इतना अगर आप लोगों ने देख लिया, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा,
और निश्चित तौर पर दावे के साथ बोल रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ओके, केवल 2 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय से करने होंगे। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है खंडगा के। देखिए, प्रश्न है पहला कि मैकियावेली के राज संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम्स में आ सकता है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना में व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जर्मी बेंथम यानी कि बेंथम का उपयोगितावाद में जेएस मिल द्वारा किए गए संशोधनों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है दीर्घ उत्तरीय में कि लाक प्रथम व्यक्ति था, मतलब लाक प्रथम व्यक्तिवादी था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। लाक की व्यक्तिवादी होने के बारे में कुछ बातें मैंने बताई थी, वो सब हो गया। प्लेटो के न्याय सिद्धांत, अच्छा कुछ किसी के बारे में पूछेगा जो बातें मैंने बताई, प्लेटो के बारे में जो बातें बताई, लॉक के बारे में, इन सभी के बारे में जो बातें मैंने बताई है, जो कुछ भी आपके पता है, अगर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बस आपकी कॉपी अगर भरी होगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, इसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को देखा, निश्चित तौर पर आपके समझ में आई होंगी बातें। तो पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकार से पेपर 1 आपका समाप्त होता है। पेपर 2 का वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पर अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। और जो है एक प्रकार से चैप्टर 1, लेक्चर 1, लेक्चर 2 के नाम से तमाम सारे वीडियो हमारे चैनल पर पेपर 1 से अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है अगर आप लोग देखना चाहें तो। बाकी यही वीडियो काफ़ी है, अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आ जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, निश्चित तौर पर आपके समझ में आई होगी सारी बातें, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सारी बातें आपके समझ में आ गई। अगर आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। ओके, पेपर 2 की वीडियो आप देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है पहले से। ओके, तो आप उसको देख लीजिएगा। और भी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जल्द ही आपके लोगों के समक्ष और भी क्लासेस जो है अवेलेबल होंगी, और तमाम सारी क्लासेस पहले से अवेलेबल हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। ओके, सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को जय हिंद। ओके, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा एक बार, ताकि जो है आप भारत में रह रहे हो। तो ओके, चलिए फिर चला जाए भाई, चला जाए, चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट भाई।